टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग हमारे व्यूअर्स। और आज जिस तरह हम जानते हैं कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए, इन्फॉर्मेशन भी होगी, इसमें एंटरटेनमेंट भी होगी, लेकिन सबसे पहले अच्छी खबर मैं आपको बताना चाहूँगी वो है एक टीन एजर की मरियम आरिफ के हवाले से। मरियम आरिफ एक ऐसी इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी हैं जो हमारे अंदर एक उम्मीद पैदा करती हैं कि हमारे जो टीन एजर्स हैं, हमारी यंग जनरेशन, वो तालीम या इल्म से दूर नहीं है। और इसका सबूत मरियम आरिफ हैं। वो ऐसे कि 10 साल की उम्र में उन्होंने लिखना जो है स्टार्ट किया। 14 साल की उम्र में लगभग उन्होंने अपनी पहली किताब शाया की और साथ ही साथ वो मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर लिखती हैं, जहाँ पे सेल्फ स्टडी, चिल्ड्रन और डिफरेंट सब्जेक्ट्स जिसमें नावल और लिटरेचर भी शामिल है। ये तमाम तर मौज़ूआत मरियम आरिफ जो है इसके ऊपर लिख रही हैं। 17 साल उम्र बहुत कम है, लेकिन ये चीज़ साबित करती है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। और मरियम आरिफ की तरह जो बच्चे हैं, जो टीन एजर्स हैं, उनके लिए और बहुत सारी इंस्पिरेशन मौजूद है हमारे मुल्क में। जी वर्दा। जी बिल्कुल अलवीना, और माशाल्लाह से ये बात हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि माशाल्लाह हमारे मुल्क जो है हमारा वो टैलेंट से भरा हुआ है। बस उस टैलेंट को निखारने वाला होना चाहिए। और जहाँ पे हम टैलेंट की बात कर रहे हैं वहाँ पे, उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ जनाब। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो है वो दुबई में राशिद मखदूम अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है। उनको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से नवाजा गया है। आप देख सकते हैं, कहाँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं जनाब, उनको टॉप अवार्ड मिला है दुबई का। और ये भी एक हमारे लिए इतनी बड़ी एजाज़ की बात है। और इसमें जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि खान साहब को अवार्ड किया गया उनकी एफर्ट्स के लिए कि वो पाकिस्तान को ही इज टर्निंग पाकिस्तान इनटू क्रिकेटिंग लीडिंग नेशंस। एग्जैक्टली जो क्रिकेट के हवाले से उनके जो खिदमात हैं जो उन्होंने क्रिकेट के हवाले से की हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को उन्होंने जिस तरह से सबके सामने वो लेके आए हैं, तो ये उसके हवाले से जो है इनको अवार्ड दिया जा रहा है। और जनाब इसी के साथ ही जब हम बात कर रहे थे टैलेंट की, तो कुछ दिखाना चाहूँगी आपको। चलिए देखिए। अरे बाप रे, आप डरिएगा नहीं जनाब, ये देखें, आप खौफ ज़्यादा नहीं होइएगा। हम आपको कुछ ऐसा वैसा नहीं दिखा रहे कि ये क्या है। अगली पिक्चर दिखाएं जनाब। ना तो ये कोई एक्सीडेंट है, ना ये हम आपको ज़ॉम्बीज़ की मूवी दिखा रहे हैं, और ना ही दुल्हन ने दूल्हा का सर फाड़ा है बराबर वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो वेस्ट और ईस्ट दोनों में यही फोटोग्राफी की जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि दुल्हन ने दूल्हा का सर फाड़ दिया है या खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट है। घबराने की ज़रूरत नहीं है जनाब। जहाँ पे टैलेंट की बात आती है और हर कोई चाहता है कि अपनी शादी पे एक डिफरेंट स्टाइल में आना, तो ये जो ट्रेंड है, ये जो स्टाइल है वर्दा, ये जो मजाक स्टाइल ये मजाक स्टाइल नहीं है अलवीना। हम यूजुअली कहते हैं ना कि ये ट्रेंड जो है वो मगरिब से मशरिक तक जो है वो चलता हुआ आ गया है। हर कोई चाहता है कि अपनी शादी पे एक डिफरेंट स्टाइल की जो है वो कुछ स्टाइलिंग करें ग्रूम एंड ब्राइड, लेकिन यहाँ पे दूल्हा दुल्हन ने जो है अब वो इंस्पायर होने लग गए हैं खतरनाक चीज़ों से, ज़ॉम्बी से। हद है ना यार। अच्छा वर्दा, एक यहाँ पे मैं चीज़ एग्जैक्टली मैं ये कोट करूँगी इसमें कि जिस तरह वेस्ट की हम बात करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में वेस्ट को कॉपी करते हैं, लेकिन जो शादी है, एक सोशल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे लिए, मैं पूरे सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करी, मैं पूरे बरे सगीर और पूरे ईस्ट की बल्कि बात करूँगी। हमारे लिए एक बहुत ही पायस सा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी ज़िंदगी के लिए निभानी होती है। मैं इस चीज़ से खिलाफ करती हूँ अलवीना। आप एक लॉयर हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप ये बात कह सकती हैं कि शादी एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मैं शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसमें लीगैलिटी में कहा जाता है। लीगैलिटीज में एग्जैक्टली वही मैंने कहा कि लीगैलिटीज में आप इस चीज़ को कह सकती हैं, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे लिए शादी एक बहुत ही जो है एक बहुत ही प्यारा रिश्ता, एक बहुत ही प्यारा बंधन है। इसका मतलब ये होता है कि निभाना है यार। नहीं भाई नहीं, अब मैं जर्नलिज्म अपने साथ नहीं ला सकती। अच्छा, तो इसमें ये है कि मुझे नहीं, ये बिल्कुल भी अट्रैक्ट और अपील कर रही है, इवन किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ये वाली कहानी हुई है। मैं आपको बताऊं कि भाई जैसे कि दूल्हा दुल्हन ने कहा कि हम अपना एक अलग लुक देंगे, तो फोटोग्राफर भाई साहब ने भी कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी जो है वो अपने फोटोग्राफी का टैलेंट जो है वो निखारूंगा और डिफरेंट स्टाइल से फोटोग्राफी करूंगा। यूजुअली शादी की एल्बम्स बनती हैं पोजेस के साथ, दुपट्टों के पोजेस के साथ, लेकिन उन्होंने बनाई है ज़ॉम्बीज़ के पोजेस के साथ। तो खैर ये तो एक अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन थोड़ी सी वियर्ड है। देख के आप लोग भी डरे ना, जब मैंने पहली बार देखा मुझे भी एकदम से लगा थोड़ी बिल्कुल वियर्ड है। ये क्या है, ये क्या
हो गया है। खैर एनीवेज अपनी अपनी चॉइसेस हैं, चलता है, लेकिन इस ट्रेंड को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, अभी तो आपके ऊपर। लेकिन हम दोनों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। और साथ साथ जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस टैलेंट की, तो जनाब एक और हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही होनहार टैलेंटेड खातून है जिनका नाम है इकरा अजीज़। आज के दिन उनकी बर्थडे है, तो हमारी तरफ से इकरा अजीज़ विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, कामयाब रखे, और अपने आप इन्हीं जिस तरह से आप इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं उस तरह से अपनी एक्टिंग के जलवे आप बिखेरती रहें और अपने फैंस को जो है वो एंटरटेन करती रहें। जी ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, बिल्किस आपा भी हैं हमारे साथ, और लॉ के हवाले से कानूनी विरासत जो औरतों के मामलात होते हैं, इनहेरिटेंस, उसके ऊपर भी बात करेंगे, और भी बहुत सारी हमारे पास डाइट के हवाले से भी बहुत सारी साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद होंगी जिनसे हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, हाई कोलेस्ट्रॉल पे, जो कि एक बहुत ही कॉमन मसला है आजकल हमारी सोसाइटी में और बढ़ती एज के साथ। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। आप शॉर्ट ब्रेक। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम, और अब बारी है हमारे सेगमेंट फिट रहे स्मार्ट लगे। फिट रहना, स्मार्ट लगना ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको सिर्फ एक्सरसाइज करनी पड़े या फिर योगा करना पड़े या फिर आपको जिम करना पड़े। आप फिट एंड स्मार्ट जो है वो अपनी डाइट प्लान का ख्याल रख के भी रह सकते हैं। और आजकल सबसे कॉमन मसला जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल। सबका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता है कोलेस्ट्रॉल कब हाई हो गया, और हमारे जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं वो हमसे छूटती नहीं है। तो इसलिए आज आपके इस मसले का हल निकालने के लिए हमने इनवाइट किया है आज न्यूट्रिशनिस्ट को। हमारी एक्सपर्ट है सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सिद्रा? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। पहली बात तो ये कि कोलेस्ट्रॉल, मेजॉरिटी लोगों को ये मसला है कि कोलेस्ट्रॉल उनका हाई होता है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता। तो सिम्टम्स क्या होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के? हाई कोलेस्ट्रॉल के कोई सिम्टम्स नहीं है, इसलिए अब ये होता है कि आपको हर एनुअली चेकअप करवाना होता है, आपको अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाना होता है। हम ये क्यों बोल रहे होते हैं कि आप सालाना तौर पर अपना एनुअल चेकअप करवाएं, चूँकि कोलेस्ट्रॉल का मतलब कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जैसे कि शुगर का है, लो ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर, इसका कोई भी नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर बहुत पीक पर चला जाए, बहुत एग्रीवेट हो जाए, फिर तो आपको सिम्टम्स भी आएंगे। कोई वार्निंग साइंस जिसे हम कहते हैं कि वार्निंग साइंस आ रहे हैं? नॉट रियली, मतलब कोई ऐसा नो नहीं जिसको मैं भी थ्रो करूं। ओके, दिस इज सॉर्ट ऑफ भी, हाँ तबीयत ख़राब होने लगी, ये पेशेंट में लाइक यू नो इट्स नॉट फीलिंग गुड, तबीयत ठीक नहीं है, और फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और फिर हाँ ये होता है अगर आपके बॉडी में फैट्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको लबलबी की सोजिश का मसला आ सकता है, जिसमें हम कहते हैं पेंक्रेटाइटिस, यानी कि लबलबी की सोजिश, आपको एकदम पेन आ रहा है, वो एक चीज़ हो सकती है। लेकिन अदरवाइज आपका पूरा लिपिड प्रोफाइल मतलब आपको करवाना होगा। लेकिन सिद्रा, लोगों को कहते हैं कि आईलिड्स, उनकी आईलिड्स के ऊपर, मैं यही पूछना चाह रही थी कि एक बॉल टाइप की आईलिड्स पे आ जाती है आपके, अगर ये जैसे आपने अमूमन देखा होगा किसी के घरों में जो होता है कि आंख के ऊपर यहाँ पे ना छोटी सी बॉल टाइप की बन जाती है, तो उसको कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराओ। यहाँ पे ना एक थिन लाइन है जो ये फिजिशियन चेक करता है जिनको प्रॉपरली साइन और सिम्टम्स बताए जाते हैं। डाइटिशियन नेवर चेक दो साइंस एंड सिम्टम्स इफ दे आर स्पेसिफिकली कमिंग ऑन द आईलिड्स, और वो आई असेसमेंट होगा। वी डू नॉट डू दैट। द पेशेंट कम्स विद ऑलरेडी प्री डायग्नोसिस कि इसका हाई कोलेस्ट्रॉल। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा इसको उर्दू में और आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कीजिए। हमारी कोशिश होती है वैसे भी कि मेरी स्पेशली ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाजों में समझाऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो आंखों का असेस करके बताए कि आया मरीज़ को हाई कोलेस्ट्रॉल है या नहीं है। हमारे पास मरीज़ ये मर्ज़ के साथ आता है, ये डॉक्टर उसको लेबल कर चुका होता है कि ये हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया का पेशेंट है, लिहाजा अब आप इसकी डाइट कंसल्ट करें। हम जाकर पेशेंट का मुआयना नहीं करते, ये मेरी डोमेन में नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये कह रही हैं कि वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जब पेशेंट आपके पास आता है वो ऑलरेडी डायग्नोस्ड होता है, उसकी साइन सिम्टम्स भी इतने कॉमन यूजुअली इसमें नहीं होते अगर एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन अगर जो बहुत प्रिसाइज करके मखसूस करके हैं वो फिर एक डॉक्टर की जॉब आती है कि वो करके मेरे पास भेजेगा। इसका रीजन क्या होता है कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है? यार इसका सबसे बड़ा रीजन हमारी डाइट है, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अच्छा होता यह है कि कोलेस्ट्रॉल आपको जानवरों से हासिल होता है,
पहले मैं एक मिथ क्लियर कर दूं, ये नबाताती प्लांट सोर्स से हमें हासिल नहीं होता। अब हमारी ग़िज़ाओं में जैसे कि आपने कहा मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, हम सब्जियों और फलों का अच्छा इस्तेमाल नहीं करते। अब मैं आपको बताऊं कि इसका जो ट्रीटमेंट है इतना सिंपल है, और सबसे प्यारी बात कोलेस्ट्रॉल में ये है, इट इज़ रिवर्सिबल, वापस बैक टू नॉर्मल जा सकता है। लोग अपनी ग़िज़ा को बेहतर नहीं करते और डॉक्टर उनको हाई कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन पे डाल देता है। डाइट से यू कैन गो बैक एंड देयर इज़ नो नीड फॉर मेडिकेशंस इन द लॉन्ग रन। अच्छा, अब मैं जल्दी अगर एक मैसेज टेक होम दूँ, वन इसके दूध से हम शुरू करते हैं। पेशेंट दूध पीना बंद कर देते हैं कि जी दूध में कोलेस्ट्रॉल है। मैं ये कहती हूँ कि दूध, दही, लस्सी ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध को आप बॉईल करें, बॉईल करने के बाद उसको फ्रिज में रख दें, और फ्रिज के ठंडक से जो मोटी तह आएगी वो आप हटा दें। वो आपका लो फैट कम चिकनाई वाला दूध है। आपको स्किम मिल्क, बाजार के लो फैट दूध पे एक्सपेंसिव खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर लोग घर पे ना बायकॉट करने का बायकॉट इज नॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज हमारी बॉडी में कैल्शियम की कांस्टेंट मिकदार चाहिए। अब मैं कैल्शियम कोई भी नहीं लेगा ना, बॉडी को तो कॉम्पनसेशन करना है। बॉडी क्या करेगी, हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देगी। और औरत उम्र में एक हद तक यानी कैल्शियम डेफिशिएंट नहीं होती, लेकिन औरत ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क पे है, यानी हड्डियों के भुरभुरेपन पे, खास तौर पर मेनोपॉज के बाद औरत बहुत तेजी से मेनोपॉज पे जाती है। लेकिन अगर उसका कैल्शियम इंटेक अच्छा होगा, वो औरत ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ स्पीडली नहीं जाएगी एज कम्पेयर टू वो खातून जिसने अपने आप को दूध से खत्म कर दिया। लेकिन कैल्शियम सोर्स आपको अच्छी रखने के लिए आपको विटामिन डी का इंटेक भी तो प्रॉपर लेना जरूरी है, ताकि कैल्शियम बन सके उसका। बिल्कुल, आपको मतलब कैल्शियम और विटामिन डी दोनों चाहिए। अच्छा, विटामिन डी के कॉमन सोर्सेस हमारे पास लोकली अवेलेबल नहीं होते। लाइक कैल्शियम आपको फोर्टिफाइड, अगर एक कैल्शियम दूध है आजकल ना, वो लो फैट दूध जिसमें विटामिन डी फोर्टिफाइड वो आया हुआ, वो ले सकते हो। अंडे की जर्दी में अच्छा लाइक लिमिटेड लेकिन विटामिन डी मौजूद है, नट्स में मौजूद है। या आपका दूध अगर यानी सर्दियों का जो दूध है उसमें विटामिन डी अच्छा होता है, क्योंकि गाय जो है ना वो उनको वो धूप में निकाल रहे होते हैं, ठीक है, तो ये वेरी कर रहा होता है। फिर विटामिन डी आपका समुद्री मछली में थोड़ा बेहतर है अमाउंट में। विटामिन डी आपका सीड्स में अच्छा है, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, लेकिन वो बात है कि इतनी अच्छी क्वांटिटी में नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि 40 ईयर्स के बाद आपको कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट स्टार्ट कर देने चाहिए। सिद्रा, हम ये भी तो कहते हैं कि हमें धूप में भी बैठना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग घरों में बंद हो गए हैं, धूप में हमें जरा सी धूप आ जाए हम पर्दा डाल देते हैं। 11 बजे के बाद से लेके 3 बजे वाली धूप में आप अपने आप को एक्सपोज करें। हफ्ते में 25 मिनट अगर आपको ये दौरानिया आप पूरे हफ्ते में मैच कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा विटामिन डी उसमें मिल जाता है। दूध हम कंप्लीट कर लिया, अब हम आते हैं सब्जियों पर। रोज़ाना कच्ची सब्जी 2 से 3 मुख्तलिफ रंगों की आप अपनी ग़िज़ा में रखें। अच्छा, ये ग़िज़ा का जो आप बता रही है पूरा एक चार्ट, उसको कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद उसको कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल के ऊपर। हमें पता ही नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल एक्चुअली है क्या, उसका रेशो क्या है, कितनी रेंज होनी चाहिए। सिद्रा, मेरा एक सवाल है आपसे कि HDL और LDL क्या होता है, फ़र्क क्या है और रेशो क्या होना चाहिए? पहली चीज़ है कि HDL का मतलब है जिस्म की अच्छी वाली चिकनाई। इसके लेवल्स बढ़ने से आपके दिल को महफूज एक शील्ड मिलती है, ठीक है। और LDL जिस्म की गंदी वाली चिकनाई है, इसी के साथ गंदी वाली चिकनाई में आपका VLDL, द बैड फैट, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल HDL है, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL। ट्राइग्लिसराइड जो लोग अपना पूरा लिपिड प्रोफाइल करवा रहे होते हैं, इसके लेवल ज़्यादा होने से हमारा अच्छा लेवल्स क्या होते हैं, LDL का लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। HDL का आइडियली 40 से ऊपर होना चाहिए, जितना ऊपर होगा उतना अच्छी बात है। और VLDL आपका 35 से कम होना चाहिए। क्या है? ये भी गंदी वाली ही चिकनाई है। अगर हम एक आम फहम को उसको समझा रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड्स भी आपके, ये क्या है? ये भी आपकी बैड यानी टाइप है, यानी इसके तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, हाउ दे आर डिफरेंट, बट एक मैसेज सुनने के लिए कि ये गंदी चिकनाई है, इसके लेवल्स हाई नहीं होने चाहिए। और हमारी डाइट में वो कॉमनली चीज़ें जो इनके लेवल्स बढ़ाती हैं, बेकरी की सारी चीज़ें, घी में पकी हुई जितनी चीज़ें हैं, आपका ऑर्गन मीट जितना है, यानी कि मगज़, पाए, निहारी, नली, ये सब चीज़ें बढ़ाती हैं। बाज़ार की बिरयानी इन चीज़ों को बढ़ाती है। एक और भी कंसर्न है, ये भी बता दीजिए क्या ये मिथ है या ये जेन्युइन कंसर्न है? लोगों को लगता था इनिशियली
नहीं कि जो मोटा होता है सिर्फ उसी के अंदर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई होता है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि ओबेसिटी के साथ कोलेस्ट्रॉल का ताल्लुक नहीं है, जो कमज़ोर हैं उनका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया, और ऐसा है कि पतले लोगों में भी ये चीज़ है, चूँकि जेनेटिक्स है। लेट्स सपोज आपकी जेनेटिक्स ऐसी है कि आप ओबेस नहीं हो सकते हो, लेकिन आपकी डाइट में सारा हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें होंगी तो वो आपका रेज होगा। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए अब कोलेस्ट्रॉल और बैड फैट्स का पतले लोगों के साथ कोई कंसर्न नहीं है। HDL लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं HDL को कैसे बढ़ाएं। वॉलनट्स, अखरोट, बादाम बहुत अच्छा सोर्स है। डाइट पे हम आ गए, आप डाइट पे हमें बना के बताइए ताकि हमें पता चले कि हमें क्या खाना है। आपने हमारा वीकेंड ही वो कर दिया सिद्रा। नो निहारी, इसकी क्लासिफिकेशन भी होती है क्या एज को देखकर? फॉर इंस्टेंस अगर किसी की एज ज़्यादा है तो उसका कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट प्लान कुछ और होगा, और जिसकी एज कम है ये मैटर करती है। मैं एक जनरल गाइड दे रही हूँ, ठीक है, कि हम कैसे करते हैं। अब हम शुरू करते हैं दूध वाली चीज़ों से, ठीक है। टेक होम मैसेज, यानी दूध हम ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं। क्या करना है? कम चिकनाई में लेना है, ठीक है। तो यानी दूध को रोकना नहीं है, पहली बात। फिर हम आते हैं सब्जियों पर, तो यानी कि हमने हर खाने में कच्ची सब्जी की सलाद इस्तेमाल करनी है, यानी ग्रीन सैलेड मैंडेटरी आप अपनी जिंदगी का इसको हिस्सा बनाएं। गाजर, ककड़ी, चुकंदर, हरी प्याज, सलाद का पत्ता, ये आपने लेनी है। कॉर्न्स, पीस। तो इसका रूल क्या है? अच्छा, अब इसमें ना वाली क्या चीज़ें हैं कि पका के डीप फ्राइड फॉर्म में सब्जी नहीं लेनी। मैं भिंडी ले रही हूँ, लेकिन भिंडी को मैं गहरे तेल में फ्राई करके ले रही हूँ। बैगन है, बैगन को गहरे तेल में फ्राई करके ले रही हूँ। ऐसी फॉर्म में सब्जियों को यूज़ नहीं करना। यानी कि पालक अगर है तो पालक को हम जो है पालक को पूरा पका के पागल नहीं करना कि मुझे वो सौंदा चाहिए, ठीक है। तो सब्जी ऐसी हो कि उस पर कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, ये कौन सी सब्जी है, वैसी वाली चीज़ नहीं हो। फिर हम आते हैं फल पर, ठीक है। रोज़ाना 2 से 3 मुख्तलिफ किस्म के फलों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं और फल को छिलके के साथ खाएं। ये छिलका कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड करके उसको बॉडी में स्टूल के जरिए निकालता है। सेम गोज फॉर वेजिटेबल्स। क्यों कहते हैं छिलके के साथ खाएं? तो लोग छिलका, खीरा छिलका उतार के, मूली, चुकंदर है, चलो इनका उतारना बनता है, छिलका उतार के खाते ना खाएं। इसकी एक वजह ये भी है ना, लोग ये कहते हैं कि इतने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, पहले ही GMO चीज़ें खा रहे हैं, तो बेहतर है कि हम इसको पील ऑफ करके आज के दौर में जिस तरीके से चीज़ें हो रही है ना, हर चीज़ में फर्टिलाइजर है, फिर बेहतर है कि फिर हम कुछ भी ना खाएं। हम आज के दौर में जैसे रह रहे हैं, हाँ बेस्ट ये है कि यू शुड वॉश योर वेजिटेबल्स प्रॉपर्ली। बिल्कुल लाइट पील कर ले, पूरा कंप्लीट पील ना करें। नहीं, लाइट पील भी नहीं करना, वही तो हमारा बैड फैट ट्राइग्लिसराइड से बाइंड कर रहा है, LDL से बाइंड कर रहा है। अच्छा, माल्टा लोग चूसते हैं, फेंक देते हैं। इट्स एन एक्सीलेंट फॉर रिमूविंग बैड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम योर बॉडी। तो इनको आपने अपनी पार्ट बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना क्या है? जूस का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि जूस में फाइबर नहीं है। ये फाइबर जब अवेलेबल नहीं होगा तो ये बाइंड नहीं करेगा और आपके जिस्म में ये चीज़ें इनपुट आता रहेगा, आउटपुट नहीं। यानी ग्रेप फ्रूट का जूस कहते हैं कि वो आपका फैट कटर होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, तो क्या वो ले सकते हैं? ग्रेप फ्रूट भोग के साथ यानी उसके गूदे के साथ खाने से इट्स एन एक्सीलेंट पार्ट। ग्रेप फ्रूट जूस नहीं, ग्रेप फ्रूट को उस तरह से खाएं। अच्छा, जिस तरह आप कह रही हैं ना गूदे के साथ, तो 2 टेक्निक होती हैं। एक तो कम्प्लीटली पूरा वो खा जाते हैं लोग, और मैं जो है उसको पील करके जो सेंटर गूदा होता है सिर्फ वो खा लेती हूँ। फाइन, ठीक है, तब भी चलेगा। मैं क्या करती हूँ, जैसे कभी कभी मुझे खट्टा नहीं लेना, तो मैंने सारा डीसीट कर दिया, उसको ग्राइंडर में डाला, लिटिल बिट उसको मैंने पानी डाल के उसको मैंने ग्राइंड कर दिया, वो उसी गूदे के साथ ग्राइंड हुआ। इफ यू वांट टू हैव जूस, टेक दैट जूस। एप्पल है, छिलके के साथ ग्राइंडर में डालें, थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड करें उसको छिलके के साथ। लोग कहेंगे खुरदरा है, समझ नहीं आ रहा, बट फाइन, वक्त के साथ साथ टेस्ट को चेंज करने की जरूरत है। फिर आते हैं आपका गंदुम, ठीक है। तो यानी गंदुम हो गया, जौ हो गया, दे आर एक्सीलेंट फॉर बाइंडिंग फैट। सबसे ज़्यादा ओट्स, जो हम ओट्स पॉपुलर हैं। अब हम क्या करते हैं, वाइट आटे की रोटी, वह मैदे की बनी हुई चीज़ें, तो सारा छान तो चला गया, या लोग क्या करते हैं, छान लिया और सारा छान निकाल के फेंक दिया कि जी रोटी सख्त है, ब्राउन हो रही है। तो आपने जो सारी प्रॉपर्टीज जो बैड फैट निकालने के लिए आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया और अब आप इंजॉय करना चाह रहे हो। अच्छा, अब इसमें ना क्या है, मैदा,
और मैदे से बनी हुई चीज़ें। लोग कहते हैं आप डाइटिशियन होकर सब बंद करिए, मैंने तो मैदा बंद किया। मैदे से पूरी भी बन रही है, नान भी बन रहे हैं, बेकरी के बिस्किट्स भी बन रहे हैं, समोसे भी, रोल भी, नमक पारे भी, बन भी, पापे भी, मैंने तो मैदा बंद किया था। मैदे से कितनी सारी चीज़ें आ गई। तो यही गंदम की रोटी बनाने की आदत डालें। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कंपनीज़ के आटे लेने की ज़रूरत नहीं है। चक्की वाला जो बेचारा गरीब बैठा हुआ है ना, बहुत अच्छा आटा दे रहा है, उसी से आप लें, गंदम जौ का आटा मिक्स करवा कर स्टार्ट करेंगे। कॉर्न का भी बनवा सकते हैं, वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से भी आप ये बना हो गया। सकते हैं। फिर हम आते हैं, चूँकि टाइम कम है, आई रियली वांट टू गिव इन्फो। गोश्त, ठीक है, आप चिकन ले सकते हैं लेकिन स्किन वाली नहीं लेनी। ब्रोस्ट, ये जो हम सब चीज़ें इसमें स्किन के साथ चिकन है, वो स्किन सैचुरेटेड फैट है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा आपका, ठीक है। तो चिकन यानी कि विदाउट स्किन वाली नहीं होगी। फिर मटन आप ले सकते हैं, 2 से 3 बोटी आराम से ले सकते हैं मटन। अब अगर मैं मटन को मटन कुन्ना लूँ और घी में उसको पका के और बहुत इंजॉय करूँ तो डेफिनेटली फिर वो मटन सिद्रा, हम कहते हैं कि देसी घी में अगर आप बना के खाएं हाँ। तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, वो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं हटाएगा। रिकमेंडेशन ये है कि दिन में पूरे दिन में 5% आप सेचुरेटेड फैट ले सकते हो। तो 5% का मतलब है कि उसमें 1 टीस्पून सिर्फ देसी घी आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो ये हमें पता नहीं होता और हम देसी घी को टेबल स्पून्स में डाल रहे होते हैं। हाँ, इसमें आप बीफ नहीं लेंगे क्योंकि बीफ नेचुरली ही हाई फैट है, ऑर्गन मीट नहीं होगा, मगज़ पाए निहारी नली जो हमने मना किया था। फिर हम आते हैं आपकी दालों के ऊपर। जितनी छिलके वाली दालें और बीन्स हैं वो सब कोलेस्ट्रॉल गंदा वाला बॉडी से निकालते हैं। तो हमने क्या लिया, अब मुझे घर में दाल बनानी है, सो मेक मिक्स दाल, यानी कि हम पुराने ज़माने में कहते हैं ना रली मिली दाल, पंचमेल दाल जिसे हम कहते हैं। 2-3 दालें मिक्स बनाए। लोग घर में सिंपल मसूर की दाल, सिंपल पीली दाल, मैं ये कहती हूँ वो नहीं बनाए, मिक्स दाल बनाए, छिलके वाली बनाए, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और वेरिएशंस भी तो कर सकते हैं ना। फॉर इंस्टेंस अगर ब्लैक जो दाल है छिलके वाली, वो बना ली, फिर उसी हफ्ते में हमने दूसरी जो है वो कोई और बना ली। रिसर्च ये कहती है जब आप 2-3 दालों को मिक्स करते हैं तो प्रोटीन का जो कंपाउंड बनता है दैट इज हाई प्रोटीन, हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन, वो बॉडी में अच्छी एब्जॉर्ब होती है, आसान लफ्जों में। और जो एक अकेली दाल है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, उसमें वो प्रोटीन आपको नहीं मिलता जो आपको मिक्स दाल से मिलता है। ये भी बता दीजिए कि कुछ लोग जो रेड बीन्स होती हैं, हाँ। उनके साथ कुछ न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि आपने योगर्ट उसके साथ जरूर कंज्यूम करना है, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। ब्रेक पर जा रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा आपके साथ, जरा ये क्विकली बता हम दीजिए। एक और सेगमेंट में भी बिठाएंगे, अभी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ ठीक है। तो फिर हम इसी के ऊपर बात करते हैं, मजीद बीन्स के ऊपर भी थोड़ा सा बता दीजिएगा और एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे, आपको न्यूट्रिशन और डाइट के हवाले से, खास तौर पे कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट के हवाले से बताएंगे। अब क्या होगा, मैं बहुत सदमे में हूँ भाई। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं लेकिन मैं सोच रही हूँ इस वीकेंड पे हमारा होगा क्या। सिद्रा ने जो है वो मगज़ खाने से मना कर दिया, निहारी खाने से मना कर दिया, कुन्ना खाने से मना कर दिया, हलवा पूरी खाने से मना कर दिया। हम क्या करेंगे वीकेंड पे? सब कुछ मौजूद है ऑलरेडी, डाइट चार्ट में सारी चीजों को मैंने अलाउ किया है। गंदम हर चीज और चीट डे देखिए हफ्ते में एक दफा रखें, चीट डे रख सकते हैं ना। हाँ, चीट डे, लेकिन चीट डे एतदाल में होना चाहिए। पहली बात मैं ये कहती हूँ सिंपल लाइफ में ना स्विचेस करें। लेट्स सपोज मैं ब्राउन ब्रेड किसी को दे रही होती हूँ ना ब्रेड, तो सब कहते हैं आप, मैं डायबिटिक नहीं हूँ, आप मेरी रिपोर्ट्स देख लें। मैं ये कहती हूँ ब्राउन ब्रेड आप बच्चे को क्यों नहीं देख सकते, वो तो आटा ही है ना, मतलब उसमें मैदा नहीं है, उसमें एक फिलिंग आटा है, उसमें गंदम का आटा है, वो आप क्यों नहीं दे सकते हो। सिद्रा, ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड बताइए प्लीज। दोनों में ब्राउन आटा है लेकिन उसमें ना कुछ सीड्स डाले हुए हैं। अब मैं सीड्स पर स्पेशली आना चाह रही थी। मैं यहाँ नाम लिख रही हूँ फ्लेक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, फिर मैं लिख रही हूँ चिया सीड्स, फिर मैं लिख रही हूँ सनफ्लावर सीड्स। अब ये नाम इंग्लिश में, और आपका पम्पकिन सीड्स, यानी कि आपके अलसी के बीज, सूरजमुखी के फूलों के बीज और चिया और अलसी के, हाँ बाकी तो सब कद्दू के बीज। ये कद्दू के बीज और चिया सीड्स का, चूंकि ये इंपोर्टेड होते हैं, इनका नाम चिया सीड्स है। चिया सीड्स तुख मलंगा नहीं है, पहली बात क्लियर हो। ये 4 सीड्स ने इंटरनेशनली इतना तहलका मचाया हुआ है। ये सीड्स लाइक हाई प्रोटीन,
हाई फाइबर गंदा फैट्स बाइंड करके निकालते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स को कम करते हैं, एलडीएल कम करते हैं, वीएलडीएल कम करते हैं, एचडीएल के लेवल्स को खूबसूरती से बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा ये कहाँ? ये आजकल हर बड़ी सुपरमार्केट में अवेलेबल है। व्हाट यू डू इज के इजीली आपको हर मतलब नॉर्मल शॉपिंग और ये तो आपको पंसारी के पास में मिल ये जाता है। तमाम सीड्स जो है जहाँ से हमारी मेजॉरिटी मेरी बहनें ग्रोसरी करती हैं वहाँ हाँ, आराम ये से वहाँ पे मिल जाता जाएगा। है। ये सब जगह इवन what you do pumpkin is- और सनफ्लावर सीड्स भी ये आपको भी मिल, easily लेकिन आप ये available छिले होते हुए लीजिएगा, पंसारी ना वो छिलके के साथ दे छिलके देते के हैं। साथ देते अब आपने ये अपने दूध और दही में मिलाकर जो आप सुबह का ब्रेकफास्ट करें, रिसर्च ये कहती है आप हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करें। तो ये जो हाई प्रोटीन का इतना फेक वो बना हुआ है, इनको आपने अपने दूध दही में मिलाकर लिया। अच्छा, फ्लेक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैट्स बहुत खूबसूरत बहुत हैं ज़्यादा। जो कि बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट करते हैं, और बड़ों में बैड फैट्स को लाइक एचडीएल को मैंने इतना विजिबल चेंज देखा है, एचडीएल यूं शूट किया है। अब इसका क्या कहती है रिसर्च कि इसको आपको पाउडर बनाना है। मैं जैसे इसी घर पे में आने पाउडर लगी बनाने थी वाली सिद्रा है। कि फॉर इंस्टेंस अगर, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली सीड्स फॉर्म में होता है, आपको डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं होंगे। हाँ। अगर आप इसको पूरा ब्लेंड करके पाउडर फॉर्म में हाँ, बना पाउडर में ही लें और बनाएं। आप इसको दूध के साथ खा लें या ओट्स में हल्का सा शामिल कर लें। ओट्स में डाल दें, किसी भी लिक्विड में डाल दें, घर का फाइबर वाला जो जूस है उसमें आप डाल सकते हो। ये हम आटे में भी डाल के उसको नहीं यार, रोटी बना आटे में नहीं, सकते हैं। क्योंकि लोग ना इतने तेज आंच पे बना रहे होते हैं रोटी को, तो उससे जो है ना इसके कुछ विटामिन मर जाते अच्छा। हैं। तो मैं ये कहती हूँ उसमें मिला वो चीज़ जिसमें कुकिंग इन्वॉल्व नहीं है। मैं घर में थोड़ा सा पैनकेक में तो इतनी कुकिंग नहीं होती, मैं पैनकेक बनाती हूँ। अब मैं लाइक आई मेक पैनकेक्स विद जौ का आटा, विद गंदम का आटा, और उसमें मैं चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स डालती हूँ। इतने फिलिंग, इतने सेटिस्फाइंग होते हैं। ये चीज़ आपने करने की ज़रूरत है, और फिर इसको पाउडर करके फ्रिज में रखना है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल्स रिलीज होते हैं, ओमेगा 3 फैट्स, ओमेगा 6 फैट्स, चूँकि इसमें ना फिर स्मेल आ जाएगी, और फिर आपने इसको जो है वो अपना यूज़ किया। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा मैं कहती हूँ कि आपने नट्स का इस्तेमाल करना है। अब पेशेंट्स ये कहते हैं हाँ जी मैं तो अखरोट खाने बैठा और भर कर खा लिया, बादाम है भर के खा लिया, और फिर बीमार हो और जाते ड्राई हैं। फ्रूट्स पे हाथ नहीं रुकता सिद्रा, हाथ नहीं रुकता, हाथ वाकई तो नहीं वो रुकता। प्रॉब्लमेटिक है फिर कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए। अच्छा जी, एक कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ सिद्रा, एक बहन मौजूद है हमारे हाँ। साथ, मिसेस सरफराज है, मिसेस सत्तार है हमारे साथ, उनकी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वर्ता और अलीना, कैसी हैं आप? मैं ठीक-ठाक बिल्कुल हैं? ठीक, हाँ आप बिल्कुल कैसी ठीक, हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी, मेरा मसला है कोलेस्ट्रॉल का ना। ठीक है जी बताइए, सवाल क्या करना चाहती हैं आप? जी, ये मेरा मसला है कोलेस्ट्रॉल का, जिसकी वजह से ना मैंने डॉक्टर को दिखाया है। हाँ। और मैं जम्पॉट और रोइस्टा खा रही हूँ गोलियाँ 3 महीने से। आप गोलियां इसके बाद ना मेरी आंखों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी वो निकल आई है। वही आईलिड्स के ऊपर जो ठीक है निकल आती ठीक है। है। तो आप कोई खाना, कोई डाइट प्लान आप फॉलो कर रही हैं? किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन ने आपको कुछ बताया है? बेकरी की शिया नहीं खा रही हूँ और कम चिकनाई वाली खाना खा रही हूँ। ये 3 महीने से इस तरह मेरे साथ हो रहा है। आप ये 3 महीने तक जो भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करें ना, ये तो रिकॉर्डिंग पे भी आ जाएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ, शिफा देने वाला अल्लाह है। अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो कर लिया, 3 महीने में रिजल्ट नहीं आया, पैसे वापस। ठीक है, आप YouTube के ऊपर भी हमारा अपलोड हो जाता है प्रोग्राम, तो आप उसको आराम से दोबारा भी सुन सकती हैं। रात को 12 बजे भी हमारा शो रिपीट हो जाता है, तो इस डाइट प्लान को आप दोबारा कोई से सुन मुश्किल सकती भी हैं। नहीं है। सारी डॉक्टर चीजें साहब से पूछना है कि आंखों के ऊपर जो छोटी छोटी सी रोड़ियां आ गई हैं, ये क्यों खतरे की बात तो नहीं है? खतरे ये की रिमूव बात- हो सकती है? खतरे की बात हो सकती है अगर ये बरवक्त तौर पर कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काबू नहीं पाया गया। तो आपने कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन इस मोमेंट पर तो आपको यूज़ करनी होंगी। इसके साथ साथ ग़िज़ा को रखें। ये जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, ये आपका जो लेवल्स, ये जो लेकिन वो ये जो खुद निशानी अब होगा, वापस ये खुद नहीं ही जा हो सकती जाएगा। ना, चली जाएंगी क्या? कुछ में जाता है, कुछ में नहीं जाता। तो एक फिजिशियन इज द मोस्ट राइट पर्सन टू कमेंट ऑन स्पेसिफिक दिस ठीक है। वो नहीं मिसेस होगा। सत्तार, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जो भी हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने जो भी डाइट प्लान यानी कि जो चार्ट बनाया है खाने पीने की ग़िज़ा का, कि आप क्या ले सकते हैं क्या नहीं, ये आप हमारी यूट्यूब पे भी जो है वो अपलोड हो जाता है हमारे चैनल पे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, रिपीट में भी शो को देख सकते हैं। आप ये जो है ये चार्ट फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही हो जाएगा। सिद्रा, आपने स्टार्ट में ये बात बताई थी, मैं चाहूँगी दोबारा बता दीजिए कि अगर कोलेस्ट्रॉल आपका एक दफ़ा हाई हो जाता है, हाँ। तो ये डाइट प्लान फॉलो करके रिवर्सिबल वो रिवर्सिबल अच्छा, होता ये ना है। जनरलाइज है, टारगेटेड नहीं है। सही। जी, ठीक क्योंकि है? मैंने आपसे ये सवाल किया था हाँ। कि क्या एज और
क्या circumstances इससे को वेरी देखते हुए करेगा, हो सकता है? बहुत वेरी अच्छा, करेगा, सिद्रा, ये लेकिन भी प्लीज बता दीजिएगा हाँ। आप इसमें जिस तरह इन्होंने कॉल किया, उन्होंने अपना एक सिनेरियो बताया, इस तरह के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होंगे जो ऐसी चीजें अपनी डाइट में कंज्यूम कर रहे होंगे जिनको वो खाते ही खुद भी फील करते होंगे कि मेरी तबीयत आज खराब है। हाँ, जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं उनको क्या चीजें नहीं खानी चाहिए ये भी बता दीजिए। ये इस पे मैं आ रही हूँ। अच्छा, बादाम 6 अखरोट 2, चूंकि आपको LDL HDL बढ़ाना जी। है। अच्छा, तेल पे आ जाते हैं। पहला मेन क्वेश्चन मुझसे आता है कि ऑलिव ऑयल में क्या कुकिंग कर सकते हैं। एक होता है पॉमेस ऑलिव ऑयल, वो आपका कुकिंग ऑलिव ऑयल है, ठीक है, उसमें कुकिंग हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ जो पका पका के पागल बनने वाली चीज़ है उसके लिए ऑलिव ऑयल नहीं है, चूंकि वो इतना एक्सट्रीम भुनाई के लिए नहीं है। तो स्मोक पॉइंट इतना हाई नहीं होता। तो आप घर में कॉर्न ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कैनोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, दे आर सेफ, ठीक है। और इसके अलावा जो ऑयल आप जैसे अंडा बनाना है, थोड़ा सा शामी फ्राई करना है, उसके लिए आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल इज़ नॉट फॉर कुकिंग, इट्स जस्ट फॉर Salad dressing वगैरह के लिए। मेरे पास एक खातून आई, उनके फैट्स इतने बढ़े हुए और जी डॉक्टर ने उनको कहा था कि उन्होंने कहा कि किसी से सुना इंजीर को ऑलिव ऑयल में पूरी रात सोक करके और अगले दिन वो पूरी इंजीर तेल वाली खा रही थी और 1 चम्मच तेल रोजाना पी रही थी। एंड शी वाज, एंड वो कही थी मैं तो अच्छी वाली चिकनाई ले रही हूँ। चिकनाई तो चिकनाई है ना, कैलोरीज तो वो आपको उतनी दे रही है। अब अगर लोग क्या कर रहे हैं, लोग पी रहे हैं, लिटरली ऑलिव ऑयल पी रहे हैं कि जी मेरा इससे फैट बढ़ेगा। जब आप इतने ओबीस हो, यू डू नॉट नीड दैट अमाउंट ऑफ, मतलब वो आपको एक ऑयल की जरूरत नहीं है, नो मैटर वो अच्छा ऑयल है। और सिद्रा, रोगन भी इतना होता है सालन में, और कहते हैं ये बात कि कोरमा बना रहे हैं या निहारी बना रहे हैं तो आपका रोगन इतना होना चाहिए कि आपकी पूरी आधी उंगलियां डिप हो रही होती हैं। इसकी निशानी ये है कि कम तेल में कैसे बने। लोग कह तो देते हैं कम तेल, अब देर शुड बी क्राइटेरिया। हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, हम ओवर टाइम बल्कि चले गए। मैं चाह रही थी कि आप quickly हमें बता देती कि क्या बता सकेंगी, क्योंकि ब्रेक का काफी देर से कहा जा रहा है कि क्या डोंट्स क्या है हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए। डोंट्स में सारा फास्ट फूड आ जाएगा, बेकरी आइटम्स आ जाएंगे, ये जितना रेस्टोरेंट्स के खाने हैं ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। जितनी डील्स हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं बाहर की, ये सब इसमें आती हैं, ठीक है। अच्छा, ऑयल ज़्यादा नहीं हो तो अगर आपका खाना शाइन कर रहा है और नितार आ रहा है, इसका मतलब आपका खाना कम ऑयल में नहीं बना हुआ है, ठीक है। कुकिंग प्रैक्टिसेस को बेहतर करें। हम इतने आदी हो गए इन बैड कुकिंग प्रैक्टिसेस के कि अब जबान को नॉर्मल प्रैक्टिस में लाना जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया बेहतर है। सिद्रा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन आपके साथ रहा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें। आप शॉर्ट ब्रेक। वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और बम्पर देख के आपको समझ में तो आ गया होगा कि आज हमारे साथ कौन है। आप सबको जिनका इंतज़ार रहता है पूरे हफ्ते, हमारे साथ आज मौजूद हैं बिल्किस आपा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्किस आपा, आपने सुना होगा हम लोग बात कर रहे हैं आज हाई कोलेस्ट्रॉल पे, तो जिसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो आप मुझे कुछ बता सकती हैं कि नेचुरोपैथ में इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, सिम्टम्स तो होते हैं। हाँ, आप बताइए। नेचुरोपैथ भी जो है ना, कोलेस्ट्रॉल या अपने पेशेंट जब आता है हमारे पास, क्योंकि नेचुरोपैथी में या तो आप नब्ज़ देखते हैं, नब्ज़ शनाज बहुत अच्छे होते हैं, या चेहरा शनाज होते हैं, या फिर आपकी वो चीज़ें, जैसे कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ेगा तो उसको नींद बहुत आएगी, स्पेशली खाना खाने के बाद नींद बहुत आएगी, पसीना बहुत आएगा। एक ये सिम्टम है। एक पसीना नॉर्मल रूटीन में या फिर किसी मखसूस वक्त नहीं कि आप खाने खा के, रहे हैं? स्पेशली खाने के दौरान या खाने के दौरान। बाद पसीना ज़्यादा आना एक निशानी है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। आपके लीवर कोलेस्ट्रॉल, लीवर, आपका लीवर अगर ख़राब हो रहा है, आपके कंधों में दर्द बैठेगा, आपके पीठ में दर्द होगा, और आप सुबह उठेंगे तो स्टिफनेस का शिकार होंगे, और एक और आगे जाके भूलने की भी बीमारी हो जाती है। और फिर आपको एक चुभन का एहसास जिगर के पास रहता है, जिगर के इर्द गिर्द आपको एक चुभन का एहसास रहता है। जो अक्सर कहते हैं कि सुबह उठते हैं तो हमारे कंधों पे भारीपन महसूस हो रहा है, कंधे भारी हो रहे हैं, तो क्या ये भी उन्हीं एक रीज़न एक हो सकता है। दूसरा इसका है असाब और B12 सर्वाइकल। देखिए, सिम्टम्स फिर है ना, बात करके फिर आगे पता चलता है कि किस तरफ मुमकिन हद तक जाते हैं। नेचुरोपैथी इसलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। एक तो ये कि डिटॉक्स करते हैं, जब आप किसी पेशेंट का डिटॉक्सिफिकेशन पे ले जाते हैं तो बीमारियां ऊंद के ऊपर आ जाती, सारी चीज़ें ऊपर आ जाती है ना, तो इसीलिए बोलते कि यार मतलब कि
अक्सर आपने पिंपल्स का भी सुना होगा कि बाज़ औक़ात एग्रीवेशन हो जाती है, सही। बाज़ औक़ात बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके दर्द भी जो है बढ़ जाते फॉर द टाइम बिंग। सही। तो इसीलिए नेचुरोपैथी थोड़ी मुश्किल और ये है। बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता है, जैसे बिल्कुल, कि body to हर body। किसी का बॉडी टाइप अच्छा। अलग होता है तो वो उनको अलग सिम्टम्स जाहिर होंगे। दूसरी बात, आपके आंखों के इर्द गिर्द कोलेस्ट्रॉल अगर आपका छोटा बढ़ता सा है एक- तो एक वाइट particle। कलर का आपका पैच चर्बी का आ अच्छा, ये जाता जो है। पैच आ जाता है जिनका, क्या ये रिवर्सिबल है या नहीं? ये नहीं हो सकता, इसके लिए कोई प्रोसीजर करवाना ये पड़ेगा? इसके लिए हटाने के? प्रोसीजर कराना होगा और फिर आपने रिवर्सिबल नहीं, अगर एक चीज़ आ गई ना तो फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता। हमारी पैथी में हम अद्वियात देते हैं, वो वहाँ रुक जाता तो ये है। अभी कॉलर की जो कॉल आई थी उनके लिए ये जवाब है कि अब जो आप बता रही थी अपनी आंखों के ऊपर जो आपकी हो गए हैं छोटे पार्टिकल्स, वो अब हट नहीं सकते, ये हटवाने पड़ेंगे, वो भी हटवाने डॉक्टर के पड़ेंगे, पास, डॉक्टर प्रॉपर के पास। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या बिल्कुल। फिजिशियन के पास जाना होगा। एक और क्योंकि लेकिन मेरे- अपनी डाइट कंट्रोल करनी है उनको। डाइट तो बहुत कंट्रोल करनी है, और अगर आप प्रोसीजर कराने जाएं किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो उसी से कराएं, उसके असिस्टेंट से नहीं कराएं, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक सेंसिटिव होता है। और मेरे पास ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जिनका और नुकसान हो गया। बिल्कुल। सही, बिल्कुल हाँ, साहब, ठीक जिस है। तरह आप बता रही थी नेचुरोपैथ के हवाले से कि ये थोड़ी मुश्किल है क्योंकि आप इसमें थ्रू नेचुरल हर्ब्स एंड इंग्रेडिएंट्स जो है इलाज कर रहे देखिए, होते हैं। नेचुरोपैथी में चीज़ों को- होम्योपैथ भी आता है, होम्योपैथी भी नेचुरोपैथी जी है। ठीक जी, है। आप तो क्या कह रही थी? इसमें जिस तरह चाइनीज स्टडीज़ को जब हम इवेल्युएट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ जिस तरह हमें खांसी हो रही है तो एंटीबायोटिक जाके खा लेते हैं मेडिसिन में, वो ये नहीं करते। ऑल्टरनेट मेडिसिन प्रोसेस यही जो जिस तरह नेचुरोपैथ वो कहते हैं पूरा ट्रीट करते हैं कि रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से वो इतने हेल्दी होते हैं। देखिए, कुछ वायरसेस या कुछ इस तरह होते हैं तो एलोपैथिक में स्टडीज़ हैं कि ये फॉर द टाइम बिंग होते हैं, 7 डेज़ के लिए होते हैं। आप कुछ करो या ना करो वो चीज़ें सबसाइड हो जाती हैं। जैसे मौसमी एलर्जीज होती है, सब कुछ होता है। मगर हम नेचुरोपैथी में ना हर मौसम को वेलकम करने के तरीके हैं। जैसे वेलकम विंटर, तो उसमें हम क्या करते हैं कि विंटर्स में सबसे पहले जैसे हम दूध वाला अंडे वाला दूध जो है वो आपने बच्चों को बताया पिलाना भी था, शुरू कर सही। देते हैं। स्किन के लिए मॉइस्चराइजर्स ग्लिसरीन में बनाकर रख लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि मौसम बदलेगा एलर्जीज होंगी तो अच्छा। एक और पहले के ज़माने में भी होता था हमारा, देखिए सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है एंटीवायरल लौंग। अब तो कोविड में पूरी दुनिया ने मांगा कि लौंग जो है ना बहुत अच्छा है। हमारे तो जैसे ही ये मौसम आता था तो लौंग को पीस के शहद में मिक्स करके बच्चों को भी चटाना शुरू कर देते थे, बड़े भी खाना शुरू हो जाते थे। बिल्किस आपका एक कॉल है, अमरीन की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम अमरीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप लोग सब। थैंक यू Thank you सो so मच much। अमरीन। क्या सवाल है आपका बिल्किस आपा के लिए? डॉक्टर बिल्किस, मुझे पूछना ये है कि मैं स्लिम और स्मार्ट हूँ और मैं लंबी हाइट भी मेरी माशाल्लाह, और मैंने हमेशा देसी घी, पराठे, मक्खन, पनीर सब खाए हैं। मेरी हेलो जी। अच्छा, जहाँ तक मैं समझी हूँ आप ये कह रही हैं कि मैंने ये सब चीज़ें खाया है और मुझे मतलब कि मैं हेल्दी रही हूँ। नहीं, इनको जो है वो क्योंकि कॉल ड्रॉप हो गई, वो कह रही थी कि उनको बदहजमी का मसला रहता अच्छा, है। बदहजमी का। अच्छा, कुछ ऐसे वैसे गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनका जो है ना कार्ब्स जो है वो फैट्स में कन्वर्ट नहीं होता। बॉडी का सिस्टम ऐसा होता है वो कुछ भी खा लें, वो दूसरों को जला रहे होते हैं। हम जैसे लोगों को जो पानी भी पी लें तो लग जाता है। हमें पता है, हमें ठीक है, तो आप तो लकी हैं। अच्छा, अब बदहजमी अगर है तो पुराना ही नुस्खा मैं आपको बताऊंगी। पिंक सॉल्ट जो होता है ना उसको शहद में मिला के रख लें और आपने उसको चाटना है, जैसे शहादत की उंगली में लगाकर अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के चाट लें। दूसरा, बड़ी इलायची के बीज, बड़ी इलायची के बीज 6 से 7 दाने निकाल लें और 20 से 25 पुदीने के पत्ते, ½ टीस्पून सौंफ। सौंफ को हम आदि तिप कहते हैं, हर चीज़ में हम सौंफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कहवा बना के पीजिए या तो इसका इन्फ्यूजन कर लीजिए कि ये सारी चीज़ों को खोलता गर्म पानी और डाल कॉल दो। हमारे जी। पास मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वो आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू सो मच। बिल्किस आप हमारे साथ मौजूद हैं, कोई सवाल करना चाहेंगी आप उनसे? जी, मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ। मेरे 2 सवाल है, एक अपने हवाले से, एक अपनी अम्मी के हवाले से। जी जी। वो एक सवाल तो ये है कि मेरी आंखों में जो हल्के पड़े हुए ना वो उसमें ब्लैक निशान भी पड़ जाते हैं, और मेरा जो पेट है वो बहुत निकलते जा रहा है, कम नहीं हो रहा जितने भी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। ठीक है, तो और इसके अलावा आपकी एज क्या है?
मेरी एज 25 साल है और अपनी अम्मी के हवाले से पूछना है कि वो शुगर की गोली खाती हैं, मगर उनकी शुगर ना कभी बढ़ जाते हैं, कभी क्या कहते हैं कम हो जाती है शुगर, ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड की। कोई ऐसी दवाई बता दे जो उनको फ़ायदा हो जाए। जी ठीक है। ठीक है जी। अच्छा देखिए, जिनको भी ब्लड प्रेशर रहता है और शुगर भी साथ है तो कड़ी पत्ता आपकी दवा है। ठीक है, ये इसका ना जवाब दे दीजिएगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक ले लेते हैं, उसको फिर डिटेल में ज़रा जवाब दे दीजिएगा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग। और ब्रेक पे जाने से पहले ज़ुबैदा ने कॉल की थी हमें कराची से। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ज़ुबैदा आपका। ज़ैनब ने कॉल की थी, ज़ुबैदा नहीं ज़ैनब ने कॉल की थी हमें। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका। और आपके सवाल का जवाब बिल्किस आपा देंगी अब। जी जी बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि अगर ब्लड प्रेशर है तो दो चीज़ें याद रखें, अखरोट और जो है ना कड़ी पत्ते। 2 अखरोट रोज़ाना खाएँ और 7 कड़ी पत्ते जो है, अगर सुबह कोई अद्वियात नहीं लेते हैं तो इनको पहले चबा लें, कड़ी पत्तों को चबा लें। तो इससे बहुत वो फेंकना है या फिर अंदर पूरा खा लें। अच्छा सही है, 7 कड़ी पत्ते याद रखिएगा। अच्छा, अब आपकी वालदा को ब्लड प्रेशर भी है और शुगर भी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो एक बहुत अच्छी बूटी है जिसका नाम है चराइता। चराइता बूटी पीस कर पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद अच्छा, आप पंसार के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे ये पाकिस्तान का चराइता है, ये नेपाल का है। नेपाल वाला आपको बहुत महंगा देंगे, पाकिस्तान वाला फिर भी वो थोड़ा सा सस्ता दे देंगे। मगर आपकी दवा जो है हमारी पाकिस्तान का जो चराइता वही है। आपने उसको पीस के पाउडर बना लेना है। अच्छा, खुराक कितनी, पिंच, चुटकी खानों के साथ आपने लेना है। जैसे विथ मीट, खानों के दौरान भी अगर ज़रा सा मुंह में रख कर पानी पी लीजिए 1 घूंट और फिर अपना ग़िज़ा जो है ना कंटिन्यू कीजिए खाना। अच्छा, दूसरा, जिनको भी शुगर रहता है वो नींबू पानी बना के, यानी कि आधा ग्लास नींबू पानी बनाकर, नींबू ज़्यादा उसमें निचोड़े हुए हो, 1 से 1.5 नींबू, जिनका फ्लक्चुएट करता है शुगर, वो अपने ग़िज़ा के साथ खाने के साथ सिप ले लिया करें। तो आप देखेंगे खाना हजम भी बहुत अच्छा होगा और जो शुगर हाई एंड लो होता है उससे भी आपको निजात मिलेगी। बिल्किस आप, और जो हल्कों का था, हाँ हल्कों का, हल्कों का। अच्छा देखिए, अभी जो हल्कों के लिए तो फिर एक स्टडी है कि आपका आयरन ज़्यादा है, आपका आयरन कम है, आपकी नींद पूरी होती है, आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी तो नहीं रहता, इसकी वजह से भी हल्के हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये सारी वजूहात हैं। अच्छा, अब आप कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं, या आपको डायरिया तो नहीं रहता, या आप रात को जागते हैं सुबह सोते हैं, या आप मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अच्छा, जो घरेलू टोटका है वो तो ये है कि आप खीरे का जूस निकाल के ग्लिसरीन में मिला लें, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, हम खीरा या आलू यहाँ रखते हैं तो होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, मौसम बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, तो आप ग्लिसरीन में मिलाकर शहादत की उंगली से अच्छी तरीके से मसाज किया करें, तो इससे हल्के मिनिमाइज होंगे। और आपका सवाल था कि पेट कैसे कम होगा, मैं डाइट और एक्सरसाइज करती हूँ, मेहनत से होगा। पेट कम करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी तो पेट कम होगा, याद रखिएगा। सही। बिल्किस साहब, मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए आप कोई मुझे रेमेडी बताइए जो कि हमारी बहनें या भाई इस्तेमाल कर सकें, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सके। अच्छा, एक तो अदरक, लहसुन, नींबू, हल्दी, ये चारों चीज़ें ब्लड थिनर है और नेचुरल ब्लड थिनर है और फैट कटर है। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है, यहाँ पर आप लेंगे अलसी का तेल, इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डालेंगे, 1 चाय का चम्मच, हाँ 1 टीस्पून, 1 कप के लिए बता 1 कप के लिए बता रही हैं। तो और 1 चम्मच आपने लहसुन पाउडर लेना है। सही। सबको मिक्स करके रख लें और ½ टीस्पून दालचीनी लेना है, ये भी आपने सबको मिक्स करके रख करूंगी। एक दफ़ा अलसी का आपने तेल बताया, वो कितना, 1 कप। 1 कप आपने फिर बताया 1 चम्मच सौंठ का पाउडर जी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लहसुन का पाउडर, अच्छा। और ½ टीस्पून दालचीनी, ½ टीस्पून दालचीनी। ये लिख लें प्लीज, ये बहुत अच्छा नुस्खा बता रही हैं। और सूखे नींबू मिल जाते हैं, पूरे के पूरे उसको ब्लेंड करें, पीस लें और उसमें से 2 चम्मच भरकर आप इसमें डाल दें। आपकी ट्राइग्लिसराइड और आपका हाई कोलेस्ट्रॉल की दवा तैयार हो गई। आपने इसको अच्छी तरीके से अलसी के तेल में मिक्स करके रखा,
सुबह आपने लिया आधा कप गर्म पानी, उसमें से इसमें ये जो आपने मिक्सचर बनाया इसमें से आपने लिया हाफ टी स्पून गर्म पानी में मिलाया। लेकिन इसको पीने से पहले आप 1 गिलास पानी पिएंगे, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करेंगे, सादा पानी। उसके बाद आपने ये पी लेना है और फिर आपने असर के वक्त दोबारा पीना है। और याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, पीला चर्बीला मादा जो आपको नहीं चाहिए होता है, वो आपका ईंधन है, वो गाड़ी में आपका पेट्रोल है। पेट्रोल कब जलेगा? जब आप चलेंगे। तो या कुछ जो भी चीज़ें आप खा पी लें, लेकिन आपको वॉक करना लाजमी है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल वॉक करने से भी कंट्रोल हो सकता है? बहुत कंट्रोल होता है। देखिए मैंने बताया ना कि आपका ईंधन है ना, फैट्स आपके ईंधन है और आपको मेटाबॉलिज्म को तेज़ करना है। आपने अपनी बॉडी को ये बताना है कि भाई कहद नहीं है, आप जितना खाना नहीं खाएंगे, खुद का अल्लाह के निज़ाम में जो अल्लाह physical ने आपका जो activity। दिमाग दिया है वो ये सोचेगा कोई कहद है, खुराक की कमी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चर्बी बनाएगा। तो वो मेरी बहनें कहती मैं एक चपाती खाती हूँ और चकराती गिरती हूँ मगर मेरा वेट कम नहीं होता। तो वजह ये है फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म को तेज़ करना। आप एक खीरा खा लें, आप जो है फिर जौ की रोटी खाएं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो स्किम्ड मिल्क में आप जौ की रोटी डाल के खाएं। भूख नहीं रखनी। लेकिन बिल्किस आपा ये भी तो होता है ना कि हमें खाने की आदत हो जाती है तो हमारा मैदा उतना ही खाना मांगता है। अगर हम 2 रोटी खाने की आदी हैं तो हम जब आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे तो फिर हम खुद ही अपनी लिमिट पे अच्छा आएंगे देखिए, ना। इसका भी मैं जवाब देती हूँ। आप ये भी कुदरती एक मैं आपको इसका बताती हूँ, खाने के दरमियान बात नहीं करना, ग़िज़ा को बहुत अच्छी तरह चबा के खाना है और ज़मीन पर बैठ के खाना है। कितने लोग ऐसा करते हैं? ज़मीन पर बैठ के जब खाते हैं तो मैदा आपको कहता है बस कर दो, उसका जब पैमाना आधा 1/4 खाली होता है ना, तो फिर आपका पेट आपको बता देता है कि बस इससे एक निवाला ऊपर नहीं खाना। हम बातों बातों में ग़ीबत करते करते, टीवी देखते देखते, सारे ख़ानदान की डिस्कशन करते करते खाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता हम कितना खा रहे हैं। खाने के आदाब बहुत ज़रूरी हैं। आपको पता है मगरिब में, मुझे ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा, जिसने मुसलमानों पे रिसर्च करके, हमारी चीज़ों पे रिसर्च करके, उसने अपना वेट भी कम किया था, अपना लाइफस्टाइल भी कम किया था और उसमें उससे सबसे पहले काम ये किया था कि खाने के दरमियान बात नहीं करना है, निवाले को चबा चबा के खाना है, खाने के दौरान सिर्फ आधा कप पानी रख के आप सिप पिए। जी बहुत मुझे एक इंटरेस्टिंग सी बिल्किस आपका एक बात याद आ गई। एक हमारी जर्मन दोस्त थी, यहाँ पे क्रॉस एक्सचेंज में आई थी इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस पढ़ने के लिए लॉ में। तो वो कॉन्स्टेंटली ना बहुत बात करती थी और हमारे बाबा जो है उन्होंने डंडे की ज़ोर पे हमें यही बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करना है, दुआ पढ़नी है। और हमारे घर में आज भी ज़मीन पर बैठ कर ही खाने का ट्रेंड है। तो वो कहते थे, वो हमें कहते थे कि कोई बात नहीं करेगा बीच में। अब वो कॉन्स्टेंटली बात किए जा रही है। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बैठी हुई है, उसको मैंने आगे से बोला कि डोंट टॉक, तो आगे से कहती हूँ व्हाई। मैंने कहा बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर वैल्यूज। तो फिर आगे से यूँ सकते हैं मैं कि ये क्या है। अच्छा अलविना, एक कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ, वो वो वेट कर रही है। हमें कह रहे हैं, जी, टाइम जी। दीजिए। मिसेस तारिक की कॉल है कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक। मिसेस तारिक, आप लोग कैसे हैं? सब जी ठीक ठाक है। और बिल्किस आपा का तो शो सबसे बेस्ट होता है, जिस दिन आप लोग बुलाते हैं बहुत मजा आता है। आप ही लोगों के लिए हम लोग सवाल बुलाते हैं, बताइएगा जी। प्लीज आपका मिसेस तारिक। जी मैंने ये मालूम करना है कि ये बता सकती हैं कि कैस्टर ऑयल बेहतर है इस्तेमाल करना या आलमंड ऑयल कॉन्स्टिपेशन के लिए? कॉन्स्टिपेशन के लिए। अच्छा मैं बता देती हूँ किसके लिए Thank you इस्तेमाल so करना, much, ये Mrs. बताएं। तारिक। Constipation के लिए, कॉन्स्टिप मतलब कि एज की वजह से पूछ रही थी। आलमंड ऑयल भी बहुत बेहतरीन है और आलमंड ऑयल वो लोग इस्तेमाल करें जिनकी स्किन भी ड्राई हो रही है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, तो उनके लिए आलमंड ऑयल बहुत अच्छा है। नहीं तो कैस्टर ऑयल के 2 कतरे भी आप पानी दूध में डालकर पी सकते हैं और नाक में डालना बहुत बेहतरीन है। ठीक है, यही जो है टिप कल भी बिल्किस आपा ने दी थी कि आप कोलेस्ट्रॉल का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस प्रोग्राम अच्छा में मैं शिरकत जाते करने के जाते लिए। एक बात कहना चाहूँगी, इस फ्राइडे को मैं लाहौर में एक क्लिनिक कर रही हूँ, अगर आप लोग आना चाहें तो मेरे लाहौर क्लिनिक आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर बिल्किस फॉर बीइंग ऑन आवर शो वंस अगेन। और एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि आपने देखा कि वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट किचन क्वीन का। मैं बेलन से किसी की पिटाई करने वाली नहीं हूँ। आज मैंने बेलन हाथ में पकड़ा हुआ है क्योंकि आज मेरी फेवरेट रेसिपी जो है वो बन रही है। तो सबसे पहले मुनीज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या बन रहा है आज। जो बेलन भी हमारे पास है और रोलिंग ये भी मौजूद है हमारे पास, चकला बेलन भी मौजूद है। और आप ज़रा नज़र डालिए, नज़र घुमाइए, थोड़ा देखिए, पैन कीजिए, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स चेक करें मज़े से। ये नहीं, ये दिखाएं, इंग्रेडिएंट्स दिखाएं। आलू है हमारे पास, आटा गूंदा हुआ रखा हुआ है और मिर्च मसाले हैं। लेकिन ये दही क्यों है साथ में? क्योंकि जब हम बना रहे हैं आलू के पराठे और साथ में रायता ना हो तो मज़ा आएगा? नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए हमने रायता भी हम बना रहे हैं दही से और आलू के पराठे बना रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में ना आलू के पराठे खाने का अपना ही मज़ा होता है ना। और मेरे फेवरेट हैं आलू के पराठे। थोड़े से क्रिस्पी बनाइएगा मुनीज़ा। ओके डन। अच्छा जी, आलू क्योंकि हमने क्या किया था कि हमारे पास टाइम शॉर्ट था तो हमने आलू बॉईल कर लिए और अभी वो मैश हो रहे हैं। जब तक मैं आपको रायता बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट था तो हमने मैश करने के लिए उधर दे दिया अहमद को, जो मेरी बहुत हेल्प करता है, बहुत प्यारा बच्चा है। अहमद को लोगों ने देखा हुआ है ना? अहमद ने मेरी भी हेल्प की थी किचन में एक दफ़ा। हाँ। खैर लाइव हेल्प की थी उन्होंने मेरी। अब ये बताइए आप रायता बना रही हैं साथ बिल्कुल, में? रायता बहुत मज़ेदार सा चटपटा सा रायता बना रहे हैं। क्या करेंगे, पहले तो हम दही ले लेते हैं, ठीक है, और 1 स्पून ले लेते हैं और दही को इसमें जूसर में डाल देते हैं, ठीक है। कितना दही लिया आपने? मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही लिया है। उसमें तकरीबन 4 जो है वो लहसुन की जवे जाएंगे, ठीक है। साथ में जो है ये 1 मुट्ठी जो है वो धनिया और पुदीना जा रहा है, वो भी तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना ही। हरी मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, पुदीना आपने ज़्यादा लिया है, हरा धनिया आपने कम लिया है, ठीक है, क्योंकि पुदीने का एक अपना अच्छा सा फ्लेवर आता है और वो फिर बाद में हमें डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और साथ में क्योंकि आप देखा करें हमें खाने के साथ ना अपनी इस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए जो हमें उसकी एक की कमी दूसरा पूरी कर दे, ठीक है। साथ में इसमें सॉल्ट जा रहा है, थोड़ा सा चाट मसाला जा रहा है 1 टीस्पून जितना, और काला नमक जाएगा, थोड़ी सी काली मिर्च जा रही है। दैट्स इट। अब इसको हम कर लेंगे ब्लेंड, जो कि हम करेंगे ब्रेक में ताकि आपको शोर ना महसूस हो। ये आप कर लें, कोई मसला नहीं है, आप कर लीजिए, कोई बात नहीं भाई, हमें खाने हैं आलू के पराठे रायते के साथ। और पता भी तो चलना चाहिए आपको कि चटनी और रायता कैसे मज़े का बन रहा है, ज़बरदस्त। ये देखें। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं, अच्छा आलू के पराठे तो बहुत लोग शौक से खाते हैं, लेकिन इस मौसम में मूली के पराठे भी बनते हैं, गोभी के पराठे भी बनते हैं। और आपको पता है मैं जो है मेरे घर में मैं आलू के पराठे जो है वो पालक के साथ मिक्स करके भी बनाती हूँ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। इस बहाने बच्चे पालक भी खा लेते हैं। आप लोग ट्राई करते हैं, आप लोग कॉल करके ये बता सकते हैं कि आप लोगों के घर में कौन कौन से पराठे जो है वो पसंद किए जाते हैं। मूली के, गोभी के पराठे, पालक के पराठे, आलू के पराठे तो आज हमारे यहाँ मुनीज़ा बना ही रही हैं। आप देखें हमारे यहाँ पिक्चर्स भी चल रही हैं, पिक्चर्स दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से ये वो हैं पालक के पराठे। ये पालक के पराठे हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। इसके साथ थोड़े से आलू मिक्स कर लें आप। और ये पराठा भी, ये है मिक्स सब्ज़ी आलू का ये पराठा है। कितने डिफरेंट वेरिएशन से देखें आलू के पराठे बनाए हुए हैं। आप मिक्स सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं उसमें, और कितने मज़े के लग रहे हैं यार। और हरी मिर्चें और साथ में मक्खन, उफ, सोने पे सुहागा, अल्लाह मेरा फेवरेट। ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, ये हैलोपिनोज जो हैं वो जो मोटी वाली रेड चिलीज़ होती हैं इन्होंने वो डाली। वैसे ये पराठों में डलती नहीं है, लेकिन गार्निशिंग के लिए उन्होंने खूबसूरती के लिए इसको रखा हुआ है। ये देखिए, ये मैं बता रही हूँ ना, जो आपको ये आलू के पराठे जो है ये पालक के साथ इन्होंने मिक्स किए हुए हैं, तो इसलिए थोड़े से ग्रीन कलर का दे रहा है। इसमें मटर भी जो है इन्होंने ब्लेंड कर लिए होंगे आलू के साथ ना, इसलिए ये ग्रीन कलर का दे रहा है। और ये देखिए, ये आलू के पराठा आप देख रहे हैं अचार के साथ साथ में इसमें इन्होंने जो है वो मिक्स सब्ज़ी ऐड की हुई है, प्याज भी है, गोभी भी है, देखिए वो कोने मटर भी नज़र आ रहा है। और मेरे ख्याल से शायद लाल लाल या तो कुछ इन्होंने मिर्चें डाली हैं या फिर लहसुन की चटनी लग रही है, लहसुन की नहीं, जो अंदर पराठे के अंदर मुनीज़ा क्या कहते हैं, वेजिटेबल की स्टफिंग करी, एग्जैक्टली मिक्स वेजीज की स्टफिंग इन्होंने की हुई है ना। कैरेट्स हो सकते हैं, बिल्कुल, वाह मुनीज़ा, कैरेट्स भी हो सकते हैं, ज़बरदस्त।
पानी आ रहा है मेरे मुंह में। मुनीजा कहाँ है अच्छा, पराठे? आलू हमारे आ गए हैं मैश होके, ठीक है। हमने आटा किया था, आटा मैंने सिर्फ नमक डाल के और उसको गूंद लिया था। मैंने मैदा लिया है, आप इसमें होल व्हीट फ्लावर यानी कि गंदम का आटा भी ले सकते हैं और दोनों को मिक्स करके हाफ हाफ का रेशो भी ले सकते हैं। गंदम का आटा लेना है, हमें सुबह से सीखा है, नो मैदा, गंदम का आटा। ठीक है। अच्छा जी, आलू हमने क्या किया, आधा किलो आलू ले लिए, उनको बॉईल करके मैश कर लिया। इसमें मैंने नमक वगैरह कुछ ऐड नहीं करा, आपके सामने सब ऐड करूँगी। इसमें जा रही हैं लाल मिर्चें 1 टीस्पून, मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से। कुटी हुई लाल मिर्च जा रही है ½ टीस्पून, सॉल्ट जा रहा है, आप अपने हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबल। मुनीजा मसाले ऐड की। जब तक हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, शहजादी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शहजादी? लाहौर का मौसम कैसा है? आपका शो बहुत अच्छा था, हमेशा कोशिश करती हूँ मैं कॉल मिलाऊंगी, मिलती नहीं और आज मिल गई है। आज पराठों का सिलसिला चाह, मैं भी 7 पराठे बना रही हूँ। अरे वाह, आप कौन से पराठे बना रही हैं शहजादी? मैं कीमे वाले पराठे बना रही हूँ। जबरदस्त। साथ में कड़क चाय? ओए होए, साथ में दही मीठी भाई। ओए होए होए होए, क्या बात मुंह में है। मेरे पानी आ गया आपकी बात सुन के। और पराठे चने की दाल के भी होते हैं पराठे। बिल्कुल, चने की दाल के पराठे भी होते हैं। और कौन से पराठे बनाती हैं शहजादी अपने घर में आप? मैं आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, कीमे के पराठे, चने की दाल के पराठे और कभी बार मीठा पराठा भी बना लेती हूँ चीनी डाल के बच्चों के लिए। अरे मीठा पराठा तो बचपन से हमने खाया बहुत हुआ है ना। ये देखिए पसंद पराठों है। में कितनी वेरिएशन है। कितनी बहुत होती है, अभी भी याद नहीं आ रही है, एकदम बहुत खुशी हो रही है ना। आज मेरी आपसे बात हुई, पराठे भूल गई कौन कौन से बनाती हूँ। अरे थैंक यू सो मच शहजादी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। हमें अच्छा लगा, हमारा शो देखती हैं, पसंद करती हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप लोग अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारा शो देखते हैं और फिर हमें कॉल्स भी करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है आपका फीडबैक देना। थैंक यू सो मच जनाब। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जब तक मुनीजा जो है वो मिक्सिंग कर रही है मसालों की। ब्रेक से वापस आके आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या ऐड किया आलूओं में। रेसिपी कार्ड भी चल जाएगा, आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और इस वक्त किचन क्वीन में बन रहे हैं मज़ेदार से गर्मा गर्म आलू के पराठे और अलवीना भी आ गई हैं। अलवीना बड़े गौर से बैठ के देख रही हैं आलू के पराठे। अलवीना, मैं आपसे पूछना चाह रही थी सवाल ये। अच्छा, आपको नहीं आ रहा? अच्छा, आपका माइक ऑफ हुआ हुआ है, आप हैंड माइक ले लीजिए। जी अलवीना, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आपको आलू के पराठे कैसे लगते हैं? माइक ले लें। अच्छा, आप चलें। अच्छा, अभी देख सकते हैं मुनीजा ने कुछ पराठे जो हैं वो बना लिए हैं और एक और हमें बनाना सिखा रही हैं। कैसे बनाएंगी आप प्लीज ये ऑडिबल नाउ? आवाज आ रही है? आ गई जी मुनीजा। अच्छा, आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक पेड़ा लिया, उसको बेला, उसमें फिलिंग करी और फिर उसके बाद उसको बेल लिया और उसको फ्राई कर लिया। ठीक है। दूसरा तरीका ये है, वो जो पहला पराठा बनाया वो मैंने उसी तरीके से बनाया था। अब जो है मैं दूसरे तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। ठीक है। ये हमने पेड़ा ले लिया, इसको हम एक पेड़े को पूरा रोटी की तरह बेल लेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना हम इसमें स्टफिंग करेंगे और दूसरी रोटी बेल के इसके ऊपर रख देंगे। मुनीजा, आसान तरीका कौन सा होता है बनाने का कि आलू के पराठे की, यानी कोई भी स्टफिंग का पराठा बना रहे होते हैं तो 2-3 तरह से बनता है, जैसे कि अभी आपने बताया। जी बिल्कुल। तो आसान कौन सा तरीका होता है अगर कोई बिगनर्स बनाना चाहें, या मेरी कोई वो बहन जिसकी नई नई शादी हुई है और वो बनाना चाह रही हैं कि अच्छा भी प्रेजेंटेबल लगे, तो फिर ये आप 2 पेड़े बेल के ना बीच में आलू का फिलिंग रख के और फिर उसके मतलब 2 रोटियां बेल के एक पे फिलिंग रखी, दूसरे से कवर करके एजेस बंद कर दिया आपने और वो कर लिया। ठीक है। एक तो ये हो गया। और मैं इससे और आसान आपको बताती हूँ, रुके। जो आजकल हम जो बाजार में जाते हैं और एक डी शेप टाइप पराठे होते हैं, वो बहुत ईजी होता है। ठीक है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। वो मैं आपको करके बताती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। थर्ड तरीका जो हम बाजार में खाना, डी वाला बना के दिखाइए, डी वाला क्योंकि आजकल ही बड़ा इन है स्ट्रीट स्टाइल पराठा आलू का। ठीक है। आपने रोटी को बिल्कुल पतला बेलना है। ठीक है। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि जो लोग बड़े परेशान होते हैं ना, हमारी रोटी गोल नहीं बनती, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इस ट्रेंड को ना खत्म होना चाहिए। क्या कहती हैं वर्दा? जब भी तो हमें निकाला है डी शेप पराठा स्ट्रीट स्टाइल। देखिए सीरियसली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपकी रोटी गोल नहीं है, थोड़े बहुत तो एडजस्ट चलते हैं। और दूसरी बात दोबारा से मैं कहूँगी कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी बार आप बनाएंगे और उतनी ही आपकी रोटी जो है वो आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो गोल होना शुरू हो जाएंगी।
तो अलवीना, मैं आपसे पूछ रही थी, मैं तीसरी दफ़ा पूछना चाह रही हूँ अलवीना से कि आलू के पराठे पसंद हैं आपको? जी जी पसंद है। आपको कौन से पराठे पसंद हैं स्टफिंग में? आलू के, गोभी के, कीमे के, दाल के, मूली के पराठे कौन से पसंद हैं? सोचना पड़ेगा, आलू के अच्छे हैं। आलू के अच्छे लगते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसको देखें हम इस तरीके से जो है ये देखिए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके बंद करेंगे। इनका क्लोज शॉट दिखाएं कि ओवरलैपिंग बहुत ज़रूरी है, ये हर किसी से नहीं होती सही तरीके से, तो प्लीज़ इसका क्लोज शॉट लें और दिखाएं कि किस तरह से ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये इस तरफ से मुंह करके दिखाएं मुनीज़ा, हाँ, ताकि ओके, क्लियरली नज़र आ जाए। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको पुश करना है अंदर की तरफ, एक फिंगर से इसको प्रेस करना है, एक फिंगर से पुश करना है। ठीक है, ये ओवरलैप कर लिया। ये भी मुश्किल लगता है, सिंपली फोक लिया, कांटे से इसको प्रेस कर दिया दोनों साइड्स को, तो वो भी एक अच्छे से शेप आ कर सकते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, ये देखें, ये चिकन के पराठे आजकल बन रहे हैं, पिज्ज़ा पराठे आजकल इसी तरीके से हैं, वो इस तरीके से ही बनते हैं। चिकन के ऊपर आप थोड़ी सी चीज़ डाल दीजिए और फिर जो तवे पे जाके वो मेल्ट होगी और वो अच्छा भाई क्या कर रहे हैं, वैसे ही मुंह में पानी आ रहा है। ये देखें जी, इसको हमने रख दिया इसके ऊपर, हमारी फ्लेम, वो चूल्हा बहुत गर्म हो गया था। ठीक है, बस ये फ्राई होगा, दैट्स इट। इसको हम अच्छा, आप इसमें चीज़ की फिलिंग भी कर सकते हैं। मैं वही कह रही हूँ, बहुत से लोग जो है ना, चीज़ भी रिक्वायर्ड है। मैंने कहा वही तो पानी आ रहा है वैसे ही मुंह में। बहुत से लोग जो है ना आलू और चीज़ वाला भी पसंद करते हैं। अच्छा, इस तरीके का शेप आप कोई भी पराठे में दे सकते हैं। आप पिज़्ज़ा पराठा कर सकते हैं, कीमे वाला पराठा कर सकते हैं, एनी वेजिटेबल जो आप ऐड करना चाहें। अच्छा, हमारी माएँ जो थी ना, वो क्या करती थी, जो रात का सालन जो होता था, वो कीमा बचा हुआ वो नेक्स्ट डे पराठे में ऐड करके दे दिया, तो वो भी बड़ा बेस्ट पार्ट होता था। अच्छा, इसमें आप चॉकलेट स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, वो जो एक चॉकलेट स्प्रेड जो बड़ा फेमस ब्रांड है, जो हम जाके खाना पसंद करते हैं, वो वाला भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इस तरीके से आपने फोल्ड कर दिया इसको, और ये देखें, बिल्कुल वो जो आप जो खाना पसंद करते हैं ना, पठान भाई के पराठे, सेम वैसे ही बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। इसको हम फ्लिप कर देते हैं, ये देखें जी, ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, इसके एजेस को ना थोड़ा सा प्रेस करना है, क्योंकि वो ज़रा इतना फोल्ड हुआ हुआ है ताकि वो इजीली ये भी पक जाए, कच्चा ना रहे। मैं यही सवाल करने वाली थी मुनीज़ा कि इसके एजेस जो हमने फोल्ड किए हैं वो कच्चे तो नहीं रह जाएंगे? नहीं, इसको यही तो मैं कह रही हूँ, आपको यहाँ से आपने इसको प्रेस करना है इसके एजेस को, तो ये अच्छे से ये भी फ्राई हो जाएगा और पक जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। और इसीलिए मैंने ये भी कहा था कि थोड़ी सी पतली रोटी जो है आप बेलिएगा इसमें, तो वो जो है ना इतना मुँह में जो ये कहते हैं ना मोटा मोटा सा आ रहा होता है आटा, वो नहीं आएगा आपके। सही, ठीक है। ये देखें कितना खूबसूरत ये वाला पराठा बनता है और इजी, मतलब टेंशन ही नहीं है कि आपका वो जो है आलू की स्टफिंग निकल रही है या कुछ भी इस तरह। अच्छा, और ये आप तवा हल्का था तो हल्के तवे पे सेक रही हैं आप, या फिर हमें तेज आंच पे हम पका सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे आपने करना है, क्रिस्पी करना है, गोल्डन ब्राउन हो गया वहाँ से। ये वही लुक आई है बाजार वाली आपकी, आप चेक कर लें, जो आप जो है ना बाजार में खाना पसंद करते हैं, सेम वही लुक है आपकी। ठीक है, बिल्कुल। ये देखें, ज़बरदस्त। और जनाब आप देखें, एक तो आपका आलू का पराठा जो है वो तैयार है, एक आलू का पराठा यहाँ रखा हुआ है आपके सामने, और आप चाहें इस तरीके से जो भी स्टफिंग आप यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा मुनीसा, क्विकली बताएं कि मूली के पराठे कैसे बनेंगे? अच्छा, मूली के पराठे, एक मिनट पहले मैं ये कट करूँ। हाँ, सही, ठीक है। ये लीजिए। अच्छा, मेरे साथ ये होता है, मैं ना या तो काम कर या बोलूं, बड़ा मुश्किल होता है थोड़ा सा, और मैं चुप नहीं रह सकती, मुझे बोलना ज़रूरी है। अच्छा, आप वो वाली प्लेट दिएगा मुझे, ये हम रख के दिखाएं। ये देखें, स्टफिंग भी इसकी बराबर बिल्कुल आई है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, सही। और ये हम इसके ऊपर रख देते हैं, और साथ में इसके जो है हम रायता भी रख देते हैं। ज़बरदस्त। और ये देखें, अलवीना आपको ट्राई करना है? हाँ जी, मैं करूँगी ज़रूर ट्राई, लेकिन आफ्टर दिस सेगमेंट। क्यों नहीं, ऐसे सेगमेंट के बाद ट्राई नहीं करेंगी? मैं बता रही हूँ आपको, कहेंगी ना मुझे नहीं खाना, तो मैं सेगमेंट में ही खिलाऊंगी। आफ्टर दिस सेगमेंट आई एम कमिंग। चलें जी, सही है। नहीं तो क्या ब्रेक का वक्त हो गया है? ओके जी, ये देखिए, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और अब वर्दा भी तो मुझे क्विकली आप बताएं कि मूली के पराठे को आप बताइए नहीं कैसे बनेंगे? हाँ, मूली के पराठे आपने कद्दूकश कर लिया मूली को, ठीक है, उसको स्क्वीज़ करेंगे, उसका पानी निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें तमाम मसाले जैसे कि हमने इसमें ऐड करे हैं, चाट मसाला, क्या नाम है, लाल मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लेमन जूस भी मैंने ऐड किया था इसमें 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा टैंगी सा फ्लेवर देने के लिए, नमक, हरा धनिया। नौरीन की कॉल है कराची से जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नौरीन। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा, वर्दा, कैसी हैं? अलीना, वालेकुम अस्सलाम। हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और ये पराठे देख के तो बस सुबह सुबह मुंह में पानी आ गया। अरे मैं तो एंजॉय किया, क्या मजे के पराठे बने हैं, और इसके रायते के साथ उफ खत्म, बहुत मजे के। बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह। और बहुत अच्छी रेसिपीज बताती हैं मुझे, मुनीज़ा की रेसिपीज बहुत पसंद आती हैं। थैंक यू। और एक चीज पूछनी है मुझे मुनीज़ा। जी पूछिए। मेरे पास ओवन नहीं है, माइक्रोवेव है।
तो क्या उसमें भी कभी कोई चीज़ बन सकती है माइक्रोवेव में, ब्राउनीज या लजानिया माइक्रोवेव में बना सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव भी दो तरीके के होते हैं। एक वो जिसमें आप कुकिंग कर सकें, बेकिंग कर सकें, एक वो जो जिसमें चीज़ें सिर्फ वार्म होती हैं या हल्की सी बेक होती हैं। तो आपके पास कौन सा वाला है? तो ये पूछना पड़ेगा हमें। कॉल ड्रॉप हो गई है। थैंक यू सो मच तौरीन, आपकी कॉल का ठीक बहुत है बहुत वर्दा, शुक्रिया। हम एक ब्रेक पे जाना है और ट्राई करिए वर्दा पराठे, और लग रहा है वर्दा को देखिए कि वाकई बहुत मजे के बने। अच्छा, ब्रेक में ना वर्दा ये भी कही थी कि वो मक्खन होना चाहिए, तो आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के ऊपर, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे कि उनका जो कानून में विरासत में जो इनका हिस्सा है कितना है, कैसे है, क्या है, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस उसके ऊपर क्या कहती है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है रोशन राहें। जी बिल्कुल, और जिसमें हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जावेद छताई साहब मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे इनहेरिटेंस के ऊपर, यानी कि विरासत के ऊपर, फीमेल्स के विरासत के जो मसले होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है ये कोई एक छोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन हम आज पर्टिकुलरली ख़वातीन के विरासत के मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि ख़वातीन का क्या हिस्सा है। अगर हम देखें इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस ने क्या आइडेंटिफाई किया है और हमारा जो कानून है वो उस पर क्या बताता है। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर जो इनहेरिटेंस की जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं, और क्योंकि आज सब्जेक्ट वुमेन के इनहेरिटेंस के राइट्स के ऊपर है, तो सबसे पहले ज़रा ये आइडेंटिफाई कर दें कि जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है, यानी इस्लामी जो कानून है, वो औरत के लिए क्या बता रहा है, और हमारा जो मुल्क का कानून है वो कैसे शरीयत को ही नाफिज करता है। ज़रा थोड़ा सा ये बता दें आवाम को, ताकि उनको सुनने में समझने में आसानी हो जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में जो मुसलमानों के विरासती मामलात हैं वो मोहम्मदन लॉ की रोशनी के अंदर तय किए जाते हैं, या जो बड़े फ़ैसले आए हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आए हैं। पाकिस्तान में जो लॉ ऑफ लैंड है वो और मोहम्मदन लॉ कहीं टकराता नहीं है, ठीक, सिवाय इस पॉइंट पे कि मोहम्मदन लॉ कहता है कि दूसरी शादी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, और लॉ ऑफ लैंड कहता है दूसरी शादी की इजाज़त की ज़रूरत। लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी करवा नहीं पाती है। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर जाने रहे। मैंने उसको थोड़ी सी एक बात बताई, थोड़ा सा एक स्लाइड बस लॉ ऑफ लैंड के ऊपर, कि सिवाय इस बात के ऊपर मोहम्मदन लॉ हमारे कानून से टकराता नहीं है। और जो ज़ियाउल हक मरहूम साहब के वक्तों में हमारे यहाँ आया था कि कानून शहादत था, उसको भी इस्लाम से जोड़कर और इस तरह करके उसको मॉडिफाई करके, और इस्लामी तालीमात, इस्लाम के जो उसूल हैं, ज़वाबित हैं, उनसे अहम आहंग कर दिया। सही, यानी जिस तरह लॉ ऑफ एविडेंस है या इनहेरिटेंस है, जो भी कानून है वो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस को ही मद्देनज़र, शरिया लॉ को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाया गया हमारे मुल्क में, ये तो क्लियर है, राइट सर। लेकिन सर फिर इसकी वायलेशन क्यों की जाती है? ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ KPK की या बलोचिस्तान की, यहाँ पर ये राइट बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है। ख़वातीन जो है अपने इस राइट से डिप्राइव्ड है। जो जैसे शादी होती है उनको उनका राइट नहीं देते, यानी जो उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है वो वालिदैन भी नहीं देते हैं, और भाई भी कहते हैं कि बस तुम बख्श दो। मैं इसको कंटिन्यू थोड़ा सा करना चाहूँगी। जैसे कि सपोज अगर आपकी किसी खातून की शादी हो चुकी होती है तो उसको नहीं उसका हिस्सा दिया जाता, कहा जाता है कि हमने आपको जहेज दे दिया, काफ़ी है, भाई जो हैं वो घर में रह रहे हैं, तो फिर प्रॉपर्टी से उनको नहीं हिस्सा दिया जाता, तो उसके लिए क्या आप कर सकते हैं? देखिए बीबी, मैं आपको बताऊँ, हम माशरती मसले को कानून से नहीं जोड़ सकते। सही, जो आपने बयान किया ये एक माशरती मसला है और एक सोशल इविल है। अगर हम ये कहते हैं, कोई खातून आके कहती है कि कानूनी हिस्सा मेरा इतना बनता है और मुझे मिलना चाहिए, तो कानून उसकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर वो कहती है कि मेरा हिस्सा इतना बनता है, लेकिन मैं बाप, भाई, नाना, मामू, चचा, ताया के दबाव की वजह से, बिरादरी के दबाव की वजह से, कौम कबीले के दबाव की वजह से, गांव गोट के दबाव की वजह से अपना हिस्सा नहीं मांग सकती,
तो कानून उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, और कानून उसी की मदद करता है जो कानून से मदद लेने आता है। जावेद सर, जैसे कि अगर किसी शौहर, अगर किसी और खातून के पास, यानी कि अगर हस्बैंड ने जायदाद जो है अपनी बीवी के नाम कर दी है, तो क्या बीवी उसको अपनी मर्जी से अपने बच्चों में इक्वली तकसीम कर सकती है? अच्छा, ये जवाब की तरफ ब्रेक के बाद जाएंगे सर। काफ़ी देर से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जावेद साहब से सवाल किया था कि अगर औरत के पास उसके हस्बैंड की तरफ से जायदाद है, उसके नाम हुई हुई है, तो क्या वो अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चों में ज़्यादा तकसीम कर सकती है? लेकिन ये मर्द जितने भी, कोई भी शौहर अपनी बीवी के नाम कोई चीज़ करता है और उस पर किसी को एतराज़ नहीं हुआ करने के बाद, तो वो उसकी कामिल और मुकम्मल मालिक है और कामिल मुख्तार है। वो चाहे उसको बेचे, चाहे किसी को दे, अपनी औलाद को दे, या उसका कुछ भी करे जी। लेकिन अगर शौहर किसी एक प्रॉपर्टी है उसके पास और शौहर देता है, और शौहर के, और डिफरेंट बात है, शौहर की औलाद नहीं है और सारी जायदाद अपनी बीवी को दे देता है, तो उसके किचन के इसको जो लीगल हेयर्स हैं पीछे, वो एतराज़ कर सकते हैं। अगर शौहर अपनी वाइफ को दे देता है, उसके जवान बच्चे एतराज़ करते हैं कि अम्मा के नाम क्यों कर दी, तो तब मर्द के पास जो है किसी को भी अपनी जायदाद का 30% से ज़्यादा का हिस्सा किसी को तोहफ़ा देने या उसका इंतकाल करने का मुख्तार नहीं समझा जाता। लेकिन इस तरह की कोई फाइनल कदगन है नहीं। जी जावेद साहब, ये भी बता दीजिए, अगर हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के कानून की, अगर एक खातून जिनकी शादी नहीं हुई थी और वो अपने घर में मौजूद हैं, टेक्निकली क्या उनको शादी से पहले ही उनका जो विरासती हक है वो मिल जाना चाहिए, और अगर नहीं मिला तो क्या शादी के बाद ये लागू है उनके पेरेंट्स और भाइयों के ऊपर कि वो अपनी बहन का हिस्सा दें? लेकिन पहली बात तो ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा जब शादी उसकी हो रही है उसके वालिद जिंदा हैं या वालिदैन जिंदा हैं। अगर वालिदैन जिंदा हैं तो उसका कोई हक नहीं है। अगर शादी के वक्त या उसकी शादी के बाद या उसके कुंवारपन में उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया, तो वो किसी भी स्टेज पर, किसी भी मरहले पे अपना हिस्सा जो शरई बनता है, जिसमें बेटे का डबल होता है और बेटी का सिंगल होता है, बीवी का 1/8 होता है, इस हिस्से के रेशो से वो अपना हिस्सा किसी वक्त भी क्लेम कर सकती है। जाकर अब तो नादा, लेकिन क्लेम करने की जरूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि ये तो इस्लाम में ऑलरेडी राइट है, तो फिर क्यों क्लेम करने की जरूरत पेश आती है? हमारे यहाँ का जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था उसको बर्बाद कर दिया। उस ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के बर्बाद होने से ये मामला माशरती तौर पर पैदा हो रहे हैं। जब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, एक का इंतकाल हो जाता था, बड़े भाई की पगड़ी बांधते थे कि ये बाप की जगह बड़ा है, और वो खुश उसलूबी से सारे काम कर लिया करता था। लेकिन आज जब फैमिली सिस्टम खत्म हो गया, माजरत के साथ कता कलामी की माफ़ी चाहती हूँ, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम का ही हिस्सा है जो अपनी बहनों को कहते हैं कि बख्श दो और तुम्हारा ये जो हिस्सा है, ये 13 करोड़ का तुम्हारा हिस्सा है, ये हमारा हुआ। जज्बाती करते हैं, लड़की को जज्बाती करते हैं इसके अंदर। लड़की का अपना हक है, जज्बाती अगर हो जाती है बहन भाई की मोहब्बत में, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकती। क्या भाई कहता है कि देखो माँ बाप की निशानी है, लेकिन गलत नहीं है सर, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बिक जाएगा, हम गांधे दरगाह हो जाएंगे, हम रोड पे आ जाएंगे, ये बाप का इमोशनल ब्लैकमेल भाई करते हैं। एग्जैक्टली, ये एक टूल यूज होता है। लेकिन सर ये बताएं, गलत नहीं, क्या इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है? जहाँ पे हम बात करें कि हम इस्लामिक स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है, तो क्या ये गलत नहीं है जो ये भाई कर रहे हैं? इस्लाम की अगर हम बात करते हैं ना बहन मेरी, तो इस्लाम तो लड़की को अपनी पसंद से शादी की इजाज़त देता है, लेकिन एक तरफ कहता है वली साथ में बैठा हो तो अच्छी बात है। बिल्कुल, बात ये हर चीज़ की हर चीज़ की इजाज़त तो है, लेकिन एहसन तरीका भी है और एक कानूनी तरीका भी है, शरई तरीका भी है। शरीयत ये कह रही है एहसन तरीका ये है कि हम इसको इस तरह करें। कभी आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है, आप किस तरह कर रहे हैं। हम ये करते हैं ना सर, लेकिन ये बात जो है हम ऑफर भी कर रहे थे कि भाई जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग एक टूल ये होता है, दूसरा टूल ये होता है कि तुम्हारा हिस्सा बनता ही नहीं है, हमने तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हारी ब्रिंग अप के ऊपर लगाया, ये इसका जवाब आया है, बात बनती है। एक साइट है इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर, इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर, उस पर जाएँ, उस पर नेट के ऊपर जाके लगाएं, जिसका जो हिस्सा बनता है वो अपनी तादाद लिख दे लीगल हेयर्स की,
उसको लिख के तो सबके परसेंटेज के हिसाब से हिस्सा आ जाता ठीक है। है। अब ना किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत है, ना किसी मुफ्ती के, ना वकील के, और ना किसी से मशवरा करने के ठीक लिए। है। जब वो जाके कर लेते हैं, आपका पर्चा आ गया, आप उस पर्चे को लेकर कहीं पर भी चली जाएं। सर ब्रेक पर जाना है अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि अगर एक शादीशुदा कपल है और उनकी कोई औलाद नहीं है तो उस जायदाद में मर्द की तरफ से औरत का कितना हिस्सा होगा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और जी, इतना अहम बिल्कुल। टॉपिक चल रहा है जो कि एक विरासती मसला है ख़वातीन को लेके जिनको उनका हिस्सा नहीं दिया जी, जाता। कुछ कंसर्न्स हमने क्लियर करने की बिल्कुल। कोशिश की, और एक सवाल मैं छोड़कर गई थी जावेद छताई साहब के लिए कि फॉर इंस्टेंस एक कपल है और उनकी कोई औलाद नहीं है तो उसका उसका कितना हिस्सा होता है उस खातून का अपने शौहर की देखिए, जायदाद इसमें में? दो तीन बातें। एक ये होता है कि एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसके लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, ये भी उसी तरह मैच करता है। एक का इंतकाल हो गया, बीवी है और बच्चे कोई नहीं है, तो जब नया बीवी में बच्चे नहीं होते, कोई बात नहीं होती, तो उनका इक्वल राइट बन जाता है। इक्वल राइट का मतलब अगर लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो 50 इधर 50 इधर, लेकिन जो 50 बचती है वो मर्द के जो सगे रिश्तेदार होते हैं, खून के रिश्ते, चचा ताया और भतीजे वगैरह भतीजे, उनकी तरफ चला जाता है। और जिस तरह बच्चे होते हैं, अगर औलाद नरीना नहीं है, औलाद नरीना का मतलब ये होता है कि बेटा नहीं है मरहूम का, तो बेटियों का हिस्सा निकाल के उसमें जो बेटे का हिस्सा है बनता है वो फिर उनको दरियाल को चला जाएगा उसकी। तो ये तो एक कैलकुलेशन है। मैं बात लेकिन करता हूँ। इसमें मैं बात पूछना ये है चाहूँगी, कि हमने लेना कैसे। ठीक है सही जावेद साहब, मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर मियाँ बीवी की सेपरेशन हो जाती, तलाक नहीं हुई है लेकिन अलहदगी है काफ़ी अरसे से और शौहर का इंतकाल हो जाता है, तो क्या बीवी अपना हिस्सा क्लेम कर सकती है? तुम्हारा सब कहिएगा। अगर मियाँ बीवी दोनों हाँ। एक साथ नहीं रह रहे, उनमें अलहदगी हो चुकी है काफ़ी लंबे अरसे से और उसके दरमियान में शौहर का इंतकाल हो ठीक जाता है, है मैं बीच समझ में। गया। मैं देखें, बात ये है, इस्लाम सही। के अंदर हमारे अलहदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सही सेपरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सही खुला है या सुला है, Exactly. इसके अलावा बीच का कोई रास्ता नहीं है। तीसरी चीज़ कोई नहीं है। अब अगर कोई मियाँ बीवी रह रहे हैं, अगर लड़की अपने मैके में रह रही है और उसका झगड़ा चल रहा है, मियाँ से नाराजगी जी। चल रही है, वो रह रही है और निकाह इंटैक्ट है, जी वो उसकी मनकुआ है, उसका इंतकाल हो जाता है, सही। तो उसका पूरा का पूरा हक उसकी जायदाद में बिल्कुल, बनता शेयर है, उसका बनता जो शरीयत मोहम्मदी या मोहम्मद लॉ में दिया चाहे हुआ है, औलाद हो चाहे ना चाहे हो। औलाद हो या ना हो। ठीक है, क्विकली सर ये भी बता दीजिए कि जिन बहनों को उनका हिस्सा नहीं मिलता तो फिर वो क्या, उनका कॉज ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ Next कानून step. मौजूद हैं इसके अंदर, सेशंस कोर्ट के अंदर जाके वो अपना दावा दाखिल कर सकती हैं जायदाद की तफसील के साथ कि ये सिलसिला होगा। इतना बड़ा मसला नहीं है, 15 दिन के अंदर ये मामला तय हो जाते हैं। पहले दाखिल करते हैं दरख्वास्त, एक अखबार में इश्तिहार जाता है, इश्तिहार के अलावा जो उसका जवाब आता है उसके वो निकाल के 15 दिन महीने में हो जाता है। लेकिन अब तो नादरा में हो गया है। नादरा के अंदर आप दरख्वास्त दें, उसके अंदर वो अपने लीगल है उसको बुलाएंगे, उसकी देखेंगे प्रॉपर्टी और उसकी तकसीम कर देंगे। लेकिन नादरा के अंदर ऐसा होता है अगर झगड़ा पड़ जाए आपस में तो फिर वो सेशंस कोर्ट को दे देते हैं। यही वकीलों का नादरा पे जाने पे एतराज़ है। ठीक सही, सर, क्योंकि सर, हमारे एक साथ और- यही समझा जाता है ना मेरे चीज़ों के, अगर जायदाद का केस कोई हमने दायर किया है तो वो इतने सालों नहीं, चलेगा कि जायदाद मसले की जवान हो तकसीम, जाएंगे। विरासत की तकसीम का केस अलग चीज़ है, जायदाद का केस अलग चीज़ जी है। मतलब सर, जायदाद का केस अगर दाखिल करेंगे तो ठीक है सिविल सर, सूट फाइल होता वक्त है खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। और विरासत एक दाखिल आखिरी करते हैं सवाल तो का सेशन जवाब कोर्ट में जाते चाहूंगी। हैं, सक्सेशन। ठीक सर, चाहूंगी क्विकली इसका ज़रा जवाब दे दीजिए। अगर एक बच्चे और एक बीवी जो है एक शख्स छोड़कर चला जाता है और उसके और भी बहन भाई होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जिसके फादर का इंतकाल हो गया उनका कोई विरासत में हिस्सा नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, देखिए, ये हिस्सा बहुत अजीब सी हिस्सा तो सिचुएशन जो हो रही है। जिसका खूनी रिश्ता है उसका हिस्सा पक्का है, 100% है। कोई ना लेना चाहे, किसी को दबा दिया जाए या कोई ना ले। अब हमारे यहाँ ऐसा होता है, बहनें वो करोड़ों अरबों रुपए भाइयों के पास होते हैं, जब बहन सर मांगने जाती है, दूसरे भाई के बच्चों को मिल रहा होता है, उसको नहीं मिल रहा होता जी, जिसका जब बहनें इंतकाल हो मांगने जाए। जाती हैं तो उसको कहते हैं तुम देखो कैसी हो, कोई नहीं मांग रही, हम बहनें नहीं मांग रही, तुम क्यों मांग रही हो। वो बेचारी बैठ जाती है और शर्म के अंदर बैठ जाती है और अपने आप को दबा लेती और है। अगर मांगे तो खानदान कता ताल्लुक ही मांगे कर और देते हैं। खानदान का ताल्लुक कर लेता है, मिलना जुलना छोड़ देता है उससे। तो एक माशरती प्रॉब्लम तो ये है। कानून अपनी जगह मुसल्लम है,
कानून में कहीं औरत के हुकूक का इनकार बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद चिताई साहब, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। इनहेरिटेंस के ऊपर हमने गुफ्तगू की, खास तौर पर हमने ख़वातीन का मौजू ज़ेर बहस रखा। ख़वातीन की अगर शादी हुई भी है या वो शादीशुदा नहीं है तो दोनों सूरतों में क्या सर्कमस्टांसेस है, कैसे वो अपने विरासत के हुकूक से जो है मुस्तफ़ीद हो सकती है, विरासत के मामले में वो कोर्ट में जाके क्लेम कर सकती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। और हम अगले मौजू के साथ भी ज़रूर पेश होंगे और आप भी अपने सवालों के लिए हमें कॉल कर सकेंगे जैसा आप लोग अक्सर किया करते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।